अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी आपके दिन के आगाज़ में शामिल होने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं। और एक वही हमारी दुआ उम्मीद कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। बिल्कुल प्रोग्राम जनाब। के आगाज़ में हम इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं, लेकिन साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो हम जिक्र करना चाहते हैं मौसम का होता है। बिल्कुल, और मौसम के अकॉर्डिंगली ही हमारे सारे प्लान्स चल रहे हैं। कहीं भी जाना हो हम देखते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद का मौसम भी आज गर्म और खुश्क है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मैक्सिमम दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी का मौसम इज़ क्वाइट गुड, दैट इज़ 34 डिग्री सेंटीग्रेड इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। इसके साथ साथ बेशतर इलाकों में हम देख रहे हैं कि मौसम गर्म और खुश्क रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक। और कल हमने महकमा मौसमियात की जानिब से अपने नाज़रीन के साथ एक खुशखबरी शेयर की थी। बालाई इलाकों में पाकिस्तान के जो अपर एरियाज़ है वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश और झक्कड़ चलने के साथ साथ तेज़ आंधी की भी प्रेडिक्शन थी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत किसी हद तक नीचे आने की तवक्को है। और कल इस्लामाबाद में शाम के वक्त कुछ अच्छी हवाएं ज़रूर चली थी, लेकिन बादलों की आमद नहीं हुई। इसके अलावा अगर सिंध की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें तो हीट वेव के हवाले से जो अलर्ट जारी किया गया था वो बरकरार है। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री अपने मामूल से ज़्यादा हैं। इस दौरान जो हिदायत जारी की गई हैं उसके मुताबिक लोग भी उस पर अमल दरामद कर रहे हैं और तमाम इदारे भी अलर्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ मानूर हम बताते चलें अपने नाज़रीन को कि चूँकि इस मौसम की वजह से न सिर्फ इंसान बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं बल्कि तमाम हयात मुतासर होती है। वो चाहे जानवर हो, जंगली हयात हो या फिर हमारे पेड़ पौधे भी हों, वो भी मुतासर होते हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ जहां हम पेड़ पौधों के मुतासर होने के हवाले से बात कर रहे हैं, जानवरों के मुतासर होने के हवाले से बात करें, हम प्रॉपर्ली फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ये जो मौसम गर्म और खुश्क है और इतनी तेज़ धूप और गर्मी है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि और जगहों पर भी हम देख रहे हैं इसका फॉरेस्टेशन पर भी इफेक्ट आ रहा है, मारगवा की पहाड़ियों पर आग भी लग रही है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, फिर हम इसका लिंक हेल्थ के साथ भी करते हैं क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, फिर हमारी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट के इदारे क्या क्या इकदाम इस हवाले से करें, इस पर बात करने से पहले ज़रा गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं। और जहां हम गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो आपको एक अहम पेशरफ्त जो है उसके हवाले से आगाह कर देते हैं। और बात कर रहे हैं जी हम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जो कि बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए हैं। और उन्होंने जो है उसके बाद खिताब भी किया, बड़ा जानदार सा खिताब किया। जनरल कौंसिल का इजलास था मुस्लिम लीग नून का। लाहौर में होने वाले इस इजलास में मोहम्मद नवाज शरीफ को बिला मुकाबला और मुतफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब किया गया मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल की जानिब से। इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी खिताब किया। पार्टी क़यादत की जानिब से उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि बतौर सदर जो उनको खिदमात सर अंजाम देने के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था वो उन्होंने अंजाम दिए हैं, अमानत थी और अब वो अमानत उन्होंने नवाज शरीफ को वापस कर दी है। इसके साथ साथ उनका भी ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि हमें मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई हर वक्त दरकार रहती है। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान अमन, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर गामज़न रहेगा। और क़यादत पर जिस तरह से इजहार किया गया, फिर जिस कॉन्फिडेंस का इजहार मुस्लिम लीग नून के कायद सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पर अपने एतमाद का इजहार किया था, उस पर भी उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया कि उस इतना एतबार करने पर, एतमाद करने पर कोशिश करेंगे कि हम उनके एतमाद पर पूरा उतरें। बिल्कुल जनाब। और उसके साथ साथ कल का दिन भी बहुत अहम था, कल यौम तकबीर था। तो इस हवाले से मोहम्मद नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। और उस पर भी देखा जाए तो एक तरह की हम कल जिस तरह पूरा मुल्क सेलिब्रेट कर रहा था तो इसी तरह हुकूमत ने भी सेलिब्रेट किया और इस चीज़ को ओन किया कि आज से 26 साल पहले हमने जो मेहनत की थी अब हम उसका समर भी देख रहे हैं। जहां पर हम हुकूमत के इक़दामात के हवाले से बात कर रहे हैं वहां पे हुकूमत सिर्फ हम देखते हैं कि फॉरेन रिलेशंस के हवाले से सिर्फ काम नहीं कर रही, दीगर हम देखते हैं अमूर पर सिर्फ काम नहीं कर रही, बल्कि जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें भी हमारी
लाइफ का हिस्सा होती हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं कि हीट वेव है, हीट वेव के हवाले से ना सिर्फ नेशनल टेलीविज़न पर बल्कि हुकूमत की जानिब से बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आगाही फराहम की गई है कि किस तरह हमने अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर रखना है। अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत है और वो 50 क्रॉस कर रहा है। और सिंध की बात करें तो मोहनजोदड़ो है, दादू है, जैकबाबाद, बिल्कुल। बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिंध के इलाके, तो खासतौर पर सिंध में गर्मी तो ये कहा जाता है कि गर्मी आएगी तो सिंध का आम जो है वो पूरे पाकिस्तान में पहुंचेगा, उसका जायका अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि दर्जा हरारत उन शहरों में जहां 48, 47 इस मौसम में मई के इस वक्त में आता था, आज वहां पर दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड या 53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा है। पीडीएमए ने क्या इकदाम किए हैं? हमने पंजाब के हवाले से बात की, हमने बलूचिस्तान के हवाले से बात की, एनडीएमए से बात की, अब सिंध में क्या सूरत हाल है और उस पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। तो हम सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जी, सिंध पीडीएमए सिंध के डायरेक्टर है, ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद हैं इमदाद हुसैन साहब। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है सिंध में हीट वेव की। इमदाद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि हीट वेव की क्या सिचुएशन है सिंध में और इस हवाले से पीडीएमए सिंध क्या काम कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपका जो है ना तहे दिल से शुक्रिया हम अदा करते हैं। जैसे कि आपने खुद भी वाज़ेह कर लिया कि हीट वेव अभी प्रिवेल कर रही है, परसिस्ट कर रही है थ्रू आउट द प्रोविंस, और जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द प्रोविंस है वो इस वक्त तकरीबन 46 टू 51 52 डिग्री सेंटीग्रेड को फेस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पीडीएमए सिंध ने हीट वेव रिस्पांस प्लान बनाया था 18 मई को, और उसके बेसिस पे हीट स्टेबलाइजेशन सेंटर्स कैंप्स का क़याम जो है ना अमल में लाया गया। हुकूमत सिंध और जो हमारे ह्यूमनिटेरियन पार्टनर्स हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के झैली इदारे हैं, INGOs, नेशनल NGOs, लोकल NGOs, ह्यूमनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, सब ने मिल के कोई सिंध भर में अल्हम्दुलिल्लाह 1661 हीट स्टेबलाइजेशन कैंप्स का एहतमाम किया है, जो माशाल्लाह लाखों लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ये सारे कैंप्स मिलके। उसके साथ साथ जो सीरियस केसेस होते हैं उनको ट्रीट करने के हवाले से सरकारी गैर सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ स्पेशल हीट स्ट्रोक वार्ड्स इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने 2200 लोगों को ट्रीट किया है सिंध भर में। हमारी कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ भी है, ह्यूमनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है। और मैं आपको बताता चलूं कि हमने 2 हेल्पलाइंस भी दे दी हैं। एक पीडीएम सिंध की अपनी वेबसाइट है 1736, और दूसरी सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122। कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई परेशानी लाक होती है या कोई सीरियसनेस होती है, सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से, तो वो इन दोनों हेल्पलाइंस पे रुजू करके मदद ले सकता है। बिल्कुल सही। इमदाद हुसैन थैंक यू। सिद्दीकी साहब, अब देखते हैं कि गुज़िश्ता बरस भी और उससे पहले भी गर्मियों के मौसम में हीट वेव्स के अलर्ट आते हैं। ख़ासतौर पर अगर जो साहिली पट्टी है वहाँ पर हवा का दबाव अगर तब्दील होता है तो उसकी वजह से भी हीट वेव क्रिएट होती है। इस मरतबा क्या ख़ास इकदाम किए गए हैं पीडीएमए की जानिब से? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये साहिली पट्टी या कोई मखसूस पार्ट की बात नहीं थी, जबकि हीट वेव अक्रॉस द प्रोविंस थी। तो हमने हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मिटिगेशन मेजर्स भी लिए हैं और रेस्पॉन्स प्लान हमने मुर्तब किया हुआ है, हम उसको फॉलो करें, जिसकी वजह से ये तकरीबन 18 मई को फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने हीट वेव अलर्ट जारी किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 29 तारीख है और जो है ना कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। सही होगा। इमदाद साहब, आप आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हीट वेव के हवाले से काम किया जा रहा है, आगाही फराहम की जा रही है, इस तरह हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रिडिक्शन है कि मौसम गर्म होगा, थोड़ा ज़्यादा हार्श होगी गर्मी। तो ऐसे में क्या इकदाम किए गए हैं पीडीएमए की जानिब से इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी? जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मारगला की पहाड़ियों पे आग लगी है, तो इसके हवाले से पीडीएमए सिंध की क्या अभी से तैयारी है इन चीज़ों के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि वाकई भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स कहीं से फायर इंसिडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको इमीडिएट रिलीफ भी दे रहे हैं। और जो नंबर ऑफ हीट स्टेबलाइजेशन कैंप्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं।
जहाँ पे भी नीड बनती जा रही है तो हम वहाँ पे हीट स्टेबलाइजेशन सेंटर्स कैंप्स जो है इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं, और हॉस्पिटल्स चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी वहाँ पे स्पेशल वार्ड्स हम बनाते जा रहे हैं। सही। और और इस इमदाद पूरे हुसैन तैयार सिद्दीकी पूरी साहब। को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जो 24/7 डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में है। बिल्कुल सही। इमदाद हुसैन सिद्दीकी साहब, हम देखते हैं कि 2022 में जो बारिशें हुई, इस दफ़ा भी ये कहा जा रहा है कि मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। पीडीएम में सिर्फ हीट वेव नहीं बल्कि सर्दी गर्मी हर मौसम में और हर तरह के मौसम के लिए, हर तरह के डिज़ास्टर के लिए तैयार रहता है। उस हवाले से बताइएगा क्या तैयारियां हैं, लोगों को आगाही फ्राहम की जा रही है, इसके साथ साथ जो बाकी इदारों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है, जो राब्ता है, लाहे अमल मिलकर बना रहे हैं, अच्छी कोऑर्डिनेशन है? हाँ, मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि जो है ना, हमने इस मरतबा एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया है। वो बेसिकली फीड होता है जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टीजेंसी प्लान होते हैं मूनसून के, उनमें से। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हम कॉन्टीजेंसी प्लान मुर्तकब कर रहे हैं, वो सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, प्रोविंशियल लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिलके एक हम जामिया जो है ना वो प्लान मुर्तब कर रहे हैं इस साल मानसून सही। 2024 के हवाले से, क्योंकि इस साल जो है वो हाई फ्लोज भी एक्सपेक्टेड हैं और अबव नॉर्मल रेंट्स। तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपनी स्टॉकिंग पूरी की हुई है, और केस लोड हमने अपना वर्कआउट कर लिया है। सही। सही। इमदाद साहब, तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि रिस्क पे कौन से जो है इलाके हैं, कौन से शहर हैं जो ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे है? अगर हीट वेव हो या कोई भी ऐसा हादसा हो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है या जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की या अस्पतालों में इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है ज़्यादा? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे आपसे ना तफसील में बात करूंगा कि पीडीएम सिंध ने मल्टी हेजर्ड वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट जो है अपना सुपारको की टेक्निकल सपोर्ट के साथ वो एक अपना करवाई हुई है, जिसमें हमने वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे प्रोविंस के हमने आइडेंटिफाई करवा लिए हैं। और ये जो MHVRA है, मल्टी हैजर्ड्स वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट, इसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी असेस किया गया है, इसमें वल्नरेबल एरियाज को भी और वल्नरेबल पॉपुलेशन को भी आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन से हमारे पास रैपिड ऑनसेट हैजर्ड्स होते हैं, कौन से हमारे पास स्लो ऑनसेट हैजर्ड्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीट असेसमेंट, और हम उसी असेसमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करते हैं, चाहे वो मूनसून हो, चाहे ड्राउट हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे अपना रिवराइन फ्लडिंग हो, फ्लैश फ्लडिंग हो। हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है बेस्ड ऑन MHVRA। सही। बिल्कुल सही। तो इमदाद साहब, हम देखते हैं कि पीडीएमए का किरदार बहुत बढ़ गया है जब से मौसमियाती तब्दीली का एक एलिमेंट शामिल हो गया है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब सिर्फ हमें हर वक्त सर्दियों या गर्मियों के हवाले से तो हमें प्लानिंग करनी है, लेकिन अब पीडीएमए की जिम्मेदारी में लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आ गया है, ताकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम सबको निपटना है, पूरी दुनिया को निपटना है। उस हवाले से तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं पीडीएमए सिंध के? बिल्कुल, पीडीएम सिंध हैज गॉट कैरिड आउट इट्स प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। और जो हमने MHVRA करवाई है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हमने बनाया है। और उसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है दैट इज बेस्ड ऑन SDGs। सही। सही। जिस तरह इमदाद साहब आपने लॉन्ग टर्म प्लान के हवाले से बात की, तो अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि साल 2022 के जो सैलाब थे, जो फ्लड्स थे, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डैमेज हुआ, उसकी डेवलपमेंट में अभी भी कुछ काम रहता है। सिंध बहुत वल्नरेबल जगह है। हमने देखा कि केपी में और सिंध में फ्लड्स आए। अब इस साल भी प्री मानसून की जो बारिशें हैं वो कहा जा रहा है कि थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं अभी से, क्योंकि 1-2 महीने बाद तो ये वाला बर्डन भी हमारे ऊपर है। अभी हीट वेव है, उसके बाद तेज़ बारिशों का सिलसिला, फिर सैलाब। तो क्या इस दफ़ा भी मतवक्की है सैलाब, या इसके हवाले से अभी से काम हो रहा है कि कोई भी ऐसा डिज़ास्टर ह्यूमन लाइफ को, सिटीजन्स की लाइफ को डिस्टर्ब ना करे? हाँ, मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे मैंने पहले भी वाज़े आपको बताया कि इस साल भी हाई फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं।
उसके साथ अबोव नॉर्मल रेंस भी एक्सपेक्टेड है। हमने इन दोनों सिनेरियो को कंसीडर करते हुए अपनी एक जामे पॉलिसी बनाई है, एक जामे कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की है इस साल भी। और लेसन लर्न जो 2022 के हैं उनको भी हमने कंसीडर करते हुए बेहतर से बेहतर कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की कोशिश की है। और कंटीजेंसी प्लानिंग में ज़रा बताइएगा कि वो तमाम लोग जो दरियाओं के किनारे रहते हैं, ख़ासतौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग का खतरा होता है और लोग आसानी से वहाँ से मूव करने को तैयार नहीं होते हैं, तो इस दफ़ा आगाही के हवाले से लोगों के साथ राब्ते के लिए क्या प्लान्स हैं? नंबर के अलावा आपकी टीम्स भी विजिट कर रही हैं ऐसे इलाकों को? हाँ, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, पीडीएमए सिंध है, हमारे जितने भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस के ज़ैली इदारे हैं, INGOs हैं, नेशनल NGOs हैं, लोकल NGOs हैं, हम सब मिल के CBDRM पे काम कर रहे हैं, SBDRM पे काम कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। CBDRM से मुराद कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। हम लोगों को अवेयरनेस सेशंस दे रहे हैं, हम गांव गोठों में जाके यूनियन काउंसिल लेवल तक जाकर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। और डिफरेंट हैजर्ड्स के हवाले से, सिर्फ ये नहीं कि फ्लड या कोई और, जितने भी हैजर्ड्स हैं, जितने भी वो वल्नरेबल एरियाज हैं और जहां हैजर्ड्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उन तरह के हेजर्ट्स को कंसीडर करते हुए हमने ड्राउट पे सेशंस किए हैं, हमने फ्लड्स पे सेशंस किए हैं, हमने साइक्लोन पे सेशंस किए हैं कि मिटिगेशन मेजर्स क्या होने चाहिए, हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो ये एक जामे हिकमत अमली है जिसको PDMA सिंध, हुकूमत सिंध के तावन से अपना प्रैक्टिकली इंश्योर कर रही है। बिल्कुल इमदाद सही। साहब, ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम है कि लोगों को सिखाया जा रहा है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कैसे उन्होंने मोबिलाइज करना है। अब ऐसे में वॉलंटियर्स को भी क्या मुतहरिक किया जा रहा है कि वॉलंटियर्स जहाँ पे आप सिखा रहे हैं वो आगे लोगों को सिखाएं, क्योंकि जब सैलाब आए 2022 के तो उसमें हमने देखा कि जो लोकल NGOs थी, जो वहाँ के लोकल अवाम थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया उनको, क्योंकि मेन इलाकों का भी पता था जहाँ पे रेस्क्यू टीम्स नहीं जा सक रही थी, जहाँ से बाहर से जो ऑर्गेनाइजेशंस आई थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं जा सक रहे थे, तो लोकल्स ने बहुत हेल्प आउट किया। तो इसमें क्या लोकल्स को एज अ वॉलंटियर भी ट्रेन किया जा रहा है अवेयरनेस के लिए या फर्स्ट एड के लिए? बिल्कुल, मैं इसमें आपको बताता चलूं कि जैसे कि कम्युनिटी जो है वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, इसके हवाले से पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी या उसके साथ काफ़ी इदारे हैं जो जिनके वॉलेंटियर्स हमारे साथ होते हैं और वो इमरजेंसी पे ट्रेनिंग्स जाके इम्पार्ट करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में। सही, सही। सही, बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन सिद्दीकी साहब। आप डायरेक्टर ऑपरेशंस PDMA सिंध हैं और बात करें सिंध की सूरत हाल के हवाले से, खासतौर पर हीट वेव के पेश नज़र क्या इकदाम किए गए हैं। अब हीट वेव की वजह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते हैं, जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले और बाकी नाज़रीन भी जानते हैं कि मागला हिल्स पर मुख्तलिफ 3 मकामात पर आग लगी और इस आग पर काबू पा लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खासतौर पर हिदायत जारी की थी। परसों लगने वाली आग पर भी काबू पाया गया और कल जो 1 बजे के करीब आग भड़की उस पर भी काबू पा लिया गया है। ट्रेल 3 और ट्रेल 5 के वो मकामात हैं जहाँ पर ये आग भड़की थी। बिल्कुल जनाब, आपको बता देते हैं कि ज़रा ईज़ करने के लिए आपके लिए कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के करीब और सैदपुर विलेज जो है इसके करीब आग लगी थी। और अब जब भी हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रहा था कि जिस तरह धुआं उठ रहा था और जिस तरह जो है वो क्लाइमेट हमारी ख़राब हो रही थी, क्योंकि इतना क्लियर होता है वो व्यू और कल वो क्लियर नहीं था उस आग की वजह से और बहुत से लोग परेशान भी थे। और ऑब्वियसली वो बढ़ती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन उस पर बर वक्त काबू पाया गया एंड क्रेडिट गोज टू और गवर्नमेंट। इसके साथ रुमीना खुर्शीद आलम को भी, जो कोऑर्डिनेटर हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उन्होंने भी जो प्रॉपरली इकदाम हैं गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं। गवर्नमेंट के इकदाम के साथ साथ अवाम पर भी बहुत सी चीज़ें जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने कैसे चलना है। तो इस पर हम बात करेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खलील साहब, जो कि मेंबर माहौलियात कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, CDA के मेंबर माहौलियात हैं। शहजाद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि क्या आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है या कुछ उसकी रहता है काम? जी महानूर, जो कल आग लगी थी, कल तकरीबन 3-4 पॉइंट्स पे आग लगी थी। जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि इसमें ट्रेल 3 के ऊपर थी, ट्रेल 5 के ऊपर थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिर फैल गई, और फिर इसके अलावा जो थी 12 को रेंज में भी थी। तो इस पे सब पे अल्लाह का शुक्र है कि रात तक कम्प्लीटली वो जो था काबू पा लिया गया। उसमें सारी जो थी हमारे जितने थे अदारे वो सारे ऑनलाइन थे
और सबकी एफर्ट के साथ सीडीए के जो वर्कर थे उन्होंने उधर, तो चूंकि ये जंगल के अंदर होती है, उधर कोई आम चीजें जा नहीं सकती, तो उन्होंने हाथों से, और उनका ये सारा मैनुअल काम होता है, बड़ी हिम्मत दिखाई। पीएम ऑफिस भी हर वक्त हमारे साथ राब्ते में था, हर तरह की ऑफर थी कि हेलीकॉप्टर को जब जरूरत हो भेजा जा सकता है। मिनिस्टर साहब की और चेयरमैन सीडीए की वजारत स्पेशल हर वक्त की ऑनलाइन थे और डायरेक्शन थी, तो इस पे अल्लाह का शुक्र है कि काबू पा लिया गया, कंप्लीट काबू पा लिया गया। बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया शहजाद खलील साहब। हम देखते हैं कि जिस तरह से बर वक्त काबू पाया गया, वरना माजी में भी देखते रहे कि इस तरह की आग पर इतनी जल्दी, और जंगल की आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। वजूहत सामने आ सकी हैं आग लगने की? सर इसमें सबसे पहले तो वही जो मौसमी हमारा इफेक्ट है, ज़ाहिर है बहुत ज्यादा शिद्दत है उसमें, जो आपकी गर्मी की है, धूप बहुत ज्यादा, खुश्क साली है, उस वजह से पत्ते उसमें ऐसे होते चीड़ के जो ऊपर से वो उसकी पाइंस के गिरते हैं, वो उनको बहुत जल्दी आग बढ़ जाती है। लेकिन उसमें कुछ एक्सीडेंटल इफेक्ट हैं जिसमें हमारी सोसाइटी के लोगों को बहुत ख्याल करना चाहिए। कोई सिगरेट का बट फेंक देता है, कई लोग आपने देखा होगा कि अगर आप उस पर जा रहे हो इस रोड के ऊपर मनाल की तरफ, तो कई लोग शौकिया जो है उधर वो बारबेक्यू या इस तरह की एक्टिविटीज भी करते हैं, कुछ और मतलब कोई भी एक्सीडेंटल इफेक्ट हो सकता है जो कि किसी आग के शोले को आगे भड़का सकता है। लेकिन मे बी के कुछ मिस्चीवियस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो इस सूरत हाल से फायदा उठा के अपने जो है ना गलत डिजाइन को पूरा करना चाहें। सही। शहजाद साहब, अब ये मिथ्स तो अब फैलती रहेंगी, ये रूमर्स भी फैलती रहेंगी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कोई ऐसा हादसा आता है, कोई आग लगती है, तो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा फैल रही होती हैं जिन चीज़ों पर आपने जिक्र किया, जिन पर आपने रोशनी डाली। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ट्रेल्स पे हर जगह ये चीज़ मेंशन है कि आपने यहाँ पे बारबेक्यू नहीं करना, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे जाना है, स्मोकिंग नहीं करनी। स्टिल अब ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इसके लिए कोई और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने की तरफ अभी रुझान है आप लोगों का, या जो है लोगों को इसी तरह अवेयरनेस के थ्रू ही आप गाइड करेंगे कि वहाँ पे आपने ना स्मोकिंग करनी है, ना बारबेक्यू करना है? जी, इसमें हमारा ये है कि हम इसमें अपनी अवेयरनेस कैंपेन को जो है ज्यादा इसको बढ़ाएं, और इसमें बाकायदा हम उनको लोगों को अवेयर करें कि भाई ये बहुत डेंजरस है, इससे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, चूंकि पिछले 2-3-4 दिन में जो आग लगी है बहुत ज्यादा फैली है और मुख्तलिफ जगहों पे लगी। इसमें अवेयरनेस कैंपेन भी होगी, इसमें लोगों को बताया जाएगा कि जी आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, इनको सख्ती से करें। कुछ उसके अलावा हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एजेंसीज के साथ और हमारी पुलिस फोर्स के साथ। हम चाह रहे हैं कि उधर से पेट्रोलिंग बढ़े। जो रोड के ऊपर हम अक्सर देखते हैं कि उधर लोग बारबेक्यू या इस तरह की एक्टिविटी आग वाली कर रहे हैं, सर्दियों में वो आग सेकना शुरू हो जाते हैं, तो उसको उनको वो रोका जाए और उधर से हमारी फोर्सेस जो है वो पेट्रोलिंग के दौरान उधर से रोकें। इस पे अगर हमें फ्यूचर में देखेंगे क्योंकि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन को पिनलाइजेशन उनको करनी पड़ी तो वो भी हम करेंगे। बिल्कुल सही। पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी से भी इस्तेफादा किया जाएगा, ड्रोन्स मौजूद हैं, फिर सारी से एक बहुत अहम ह्यूमन फैक्टर है, बहुत सारे गांव मौजूद हैं, आबादी मौजूद है मागला हिल्स पर ही, तो उन लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, उनकी भी जिम्मेदारियों में इस चीज़ का इजाफा किया जा सकता है, वो भी तहफ़्फ़ुज़ करें। जी जी, बहुत शुक्रिया रिजवान। उनके साथ हम पहले भी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, लेकिन उसको हम फर्दर बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को इंगेज कर रहे हैं। इसी इलाके में बहुत सारी जगहों पे जो आग लगी वहाँ पे ह्यूमन एक्सेस बहुत मुश्किल है। इससे लगता है कि मे बी के कोई मिस्चीवियस एलिमेंट है जो मुल्क में खाम खा के एक पैनिक या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। हम इस एस्पेक्ट से भी हमारी फोर्सेस जो हैं, हमारी एजेंसीज जो हैं, इस पे काम कर रही हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इस तरह का अगर कोई केस हुआ हम उसको सीधा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में लेके जाएंगे, उसके खिलाफ मैक्सिमम सजा होगी ताकि उसको ये पता चले कि वो कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं और इससे बाकियों को एक वो जो डेटरेंस क्रिएट होगी। तो इसके लिए बाकायदा कोई कानून साजी भी होगी? एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जंगलात को आग लगाने की वजह से जाना, इसके लिए अगर कानून साजी की जरूरत हुई या हमारे एग्जिस्टिंग कानून में अगर तो ये पूरे आते हुए, तो क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये बहुत बड़ा जुर्म है और इससे एक टेरर और पैनिक और सारी इसमें एक ऐसी सूरत हाल शहर में क्रिएट करना जिसमें पीएम ऑफिस से लेके और हर इदारा इन्वॉल्व था, सारे लोग परेशान थे, तो इस पे मेरा ख्याल है हो सकता है। लेकिन अगर इसके लिए फर्दर कोई कानून साजी की जरूरत हुई तो वो भी हम सोच रहे हैं कि उसके लिए भी हम प्रपोजल भेजेंगे। सही। शहजाद खलील साहब, अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये कितने एरिया पर आग लगी और ख़ास तौर पे इससे बर्ड्स और एनिमल्स कितने, कुछ एवरेज के हवाले से अंदाज़ा है कि कितने अफेक्ट हुए? अच्छा, इसमें देखें अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा दफ़ा आग लगी। मतलब 17th को जो थी फ्राइडे को, 17th डे को, उस दिन एक बड़ी आग लगी, फिर 20th को लगी।
और अभी जो रिसेंट हम 2 जिनका रेफरेंस दे रहे हैं, मंडे को लगी 27 मई को, जो कि थी इसी में सैदपुर रेंज में थी, सैदपुर विलेज के ऊपर थी। इसको हम अपनी जंगल नंबर 16 कहते हैं, चीड़ा वाली गली जगह थी और उससे वो काफी फैली। और फिर 12 को रेंज में थी उसी दिन। कल जो लगी थी ट्रेल 3 और ट्रेल 5 में, चूंकि ये ज्यादा विजिबल थी इसलिए लोगों को ज्यादा, इसको एग्जैक्टली इस वक्त हम गेज उसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते कि परिंदों का या किस तरह लॉस हुआ। मैंने खुद उधर जाके सारा देखा है, तो जाहिर है कि उधर आपके जो है ट्रीज बहुत ज्यादा जले, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसमें जो परिंदों के घोंसले या इस तरह के इफेक्ट थे वो तो जाहिर है डेफिनेटली, इसको कैलकुलेट तो एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता अभी हम उसको डिटेल विजिट करके फ्यूचर में इसमें देखा जा सकता है। लेकिन एनिमल्स की कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अगर लेपर्ड्स वगैरह हैं वो मूव कर जाते हैं, लेकिन इवन देन जो उनके हैबिटेट्स हैं, जो उनकी जगह हैं, वो तो मुतासर होती हैं। और जो छोटे एनिमल्स हैं, छोटे छोटे जो दूसरे भी हैं, मे बी कि उनकी कुछ डेथ भी हुई होगी, सारा कुछ है। तो इसको एग्जैक्टली बाद में इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी तो अगेन हम इसी कोशिश में हैं, चूंकि डिफरेंट जगहों पे एरप्ट हो रही है। समटाइम केपी की साइड पे, चूंकि उनके बॉर्डर भी साथ लगता है, उधर भी वो भी बहुत बड़ा जंगल है, उधर से कई दफा आ जाती है। और हमारे इधर मतलब ये इसको अभी हमारी तो जो फोर्सेस हैं, चूंकि मैनुअल हैं वो सारे उसमें, और इसमें मैनुअल इसलिए है कि ये पॉसिबल नहीं है, उधर मशीनरी, उधर इक्विपमेंट का जाना इतना पॉसिबल नहीं होता। इवन हम हेली से हेल्प ले रहे थे, पीएम ऑफिस की तरफ से पूरी ऑफर थी, आर्मी हमारी मदद के लिए थी, लेकिन हेली के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ऑपरेट करना। और अगर वो बकेट सही जगह पे ना खुले तो उससे और फ्लेयर अप होती है आग। तो इसलिए ज्यादातर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है उन जगहों पे जाना और सारा कुछ। तो अभी तो हम अपने उन्हीं सारे जो फॉरेस्टर्स हैं, जो सीडीए के सारे लोग हैं, जो कि इसमें सारा बुझाते रहे, और मुसलसल बेचारे इतने दिनों से लगे हुए हैं, दे आर फुली एग्जॉस्टेड, लेकिन उनकी स्पिरिट बहुत हाई है, वो बहुत डिटरमिन्ड है और सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही शहजाद खलील साहब, ये तो हो गए मागला के जंगलात के हवाले से। अब आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हैं तो इस्लामाबाद के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अब दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, तो क्या प्लान्स हैं इस्लामाबाद के मौसम को पुराना इस्लामाबाद बनाने के लिए? सर, इसके लिए गुजारिश है कि ऑलरेडी अल्लाह का शुक्र है, आप इसमें अगर देखें तो हम प्लांटेशन ड्राइव्स हमारी अच्छी चल रही हैं, हम उसमें लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये माहौलिया जो है, जो हमारा क्लाइमेट है, ये तो देखेंगे हर बंदे का एक मेन फोकस है, ये किसी एक अदारे का नहीं। जो कि इस्लामाबाद सीडीए जो है इसमें लीड है और इसका वो लीडिंग रोल है कि ये सबको ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं इंशाल्लाह इसमें भरपूर ऑलरेडी कंपेन चलाई, स्कूल लेवल पे भी के डिफरेंट जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इसको और ज्यादा हम लेके आएंगे। मेरा तो ये स्लोगन है कि अगर हर बच्चा, हर फर्द एक पौधा भी एक सीजन में लगा दे, तो आप सोचें कि कितनी पॉपुलेशन है, कितने पौधों का इजाफा होगा। और ये एक बहुत छोटी कंट्रीब्यूशन है कि अगर आप एक सीजन में एक पौधा लगाते हैं तो कितने मिलियंस हमारी आबादी बनती है। अगर उतने लग जाए तो यकीन करें ये इतना हरा भरा हो जाए। बाकी पौधों को प्रोटेक्ट करना तो एक है ही है, हर बंदे को करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से सब तहैया करें कि हमने ये अभी सीजन आएगा, उसके बाद फिर फरवरी से ऑनवर्ड आएगा, हम सिर्फ एक एक पौधा, घर का हर फर्द अपने लिए एक पौधा जरूर लगा दे। आप उसको इमेजिन कर लें, उससे इतने पौधे हो जाएंगे कि आपका ये सारे इफेक्ट जो है मिटिगेट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खास बात की आपने कि सब ने अपने अपने लेवल पे काम करना है। बहुत शुक्रिया शहजाद खलील साहब, आपके कीमती वक्त का। हम बात कर रहे थे मौसमियाती तब्दीली की वजह से और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो मारगला की पहाड़ियों पे आग लगी और ख़ास तौर पे इस पे हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। तो अपनी तरफ से आपने सिर्फ यही करना है, वो कहते हैं ना तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, तो आपने यही निभाना है कि हर बंदा अपनी अपनी जो एक छोटी सी एफर्ट है, एक पौधा लगाना है, आपने उसका फिर ख्याल भी रखना है। चलिए, जब कुछ बात करते हैं खेल के मैदान की, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स के दरमियान T20 सीरीज़ शेड्यूल। पहला मैच बारिश की नज़र, दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। कल कार्डिफ में मैच खेला जाना था लेकिन वो भी बारिश की नज़र हो गया। अब नजरें हैं चौथे T20 मैच पर कि उस मैच में क्या होगा। वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए टीम्स अमेरिका में और इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ पे मौजूद हैं, अपने अपने वार्म अप मैचेस खेल रही हैं। लेकिन हमारे वार्म अप मैचेस तो मानूर यही थे कि हम इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस खेलेंगे, जो कि बारिश की कॉम्बिनेशन नज़र हो बनाएंगे, रही है। और बारिश की वजह से 2 मैचेस तो नहीं हो पाए। अब
कल का मैच होगा या नहीं होगा? बिल्कुल जनाब, कल चौथा मैच है 30 मई को, और अब जो है देखते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। लेकिन तमाम लोगों की जो नज़रें थी वो इस मैच पर थी, क्योंकि हमारे एक तरह से ये वार्म अप मैचेस भी कंसीडर किए जा रहे हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो सिचुएशन है वो तो रिजवान ने आपको बता दी कि दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीता, पहला और तीसरा मैच बारिश ने जो है जीत लिया। तो अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में काशिफ मजीद मौजूद हैं, और काशिफ से जानेंगे कि पाकिस्तान की जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस अभी नज़र आई है वो उनको कैसी लग रही है। काशिफ, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। और काशिफ, ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि एक मैच हमने देखा प्रॉपर मैच, उसके बाद पहला और तीसरा मैच तो बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान किस पोजीशन पे आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम पाकिस्तान से चले थे खेलने के लिए, हम वहीं पे अभी भी मौजूद हैं। बिकॉज एक मैच में शायद हम फैसला नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हमें टीम तो अच्छी मिल गई कि जिनके साथ हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी, पर जगह अच्छी नहीं मिली। हम अंदाज़ा है कि जो इंग्लिश कंडीशंस है वो इंटायरली डिफरेंट है अमेरिका की और कैरेबियन कंडीशन से। सो शायद ये फैसला पीसीबी की तरफ से करना कि इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड में खेलनी है, उसमें एक फैक्टर तो हमें नज़र आता है कि इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग साइड के साथ, जो कि दिफाई चैंपियन के तौर पे इस बार वर्ल्ड कप में शामिल होगी, उनके साथ हम खेलने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि जगह का इंतखाब ठीक नहीं हो सका। इंग्लिश कंडीशंस में जाके सेट होते हुए T20 क्रिकेट खेलना और फिर एकदम से फ्लाई कर जाना, और हमारे पास वार्म अप मैच भी मौजूद नहीं है बिकॉज हमने जाके डायरेक्ट फिर वर्ल्ड कप ही खेलने। अनफॉर्चुनेट है, मुझे लगता है हमारी ज़रा तैयारियां जैसे अंदाज से मुतासिर होती नज़र आ रही हैं। बट साथ ही मुझे कहीं ना कहीं उसमें से वो कहते हैं ना, हल्का सा एक फैक्टर ये भी नज़र आता है कि चलो ठीक हुआ, यहाँ हम सेट हो जाते और जिन कंडीशंस में जाके हमने खेलना था वो इंटायरली डिफरेंट है, तो फिर हमें सेट होना ही पड़ता। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन मुतासर होने की बात भी है। पाकिस्तान के प्लेयर्स को मैच प्रैक्टिस नहीं मिल रही, और सबसे बड़ी बात होती है जब इस तरह का मैच वॉश आउट होते हैं तो जो फ्रस्ट्रेशन फैक्टर है वो क्रीप इन करना शुरू हो जाता है। और वो किन लोगों में होता है जिनकी फाइनल 11 में जगह नहीं होती, 12, 13, 14वें नंबर पे होते हैं, वो एकदम से सोचते हैं कि शायद हमारी ये बारी आएगी ही नहीं, बिकॉज हमें अंदाज़ा ही नहीं होता उन प्लेयर्स को कि उनका रोल है टीम में या नहीं है। सो मुझे लगता है कि कप्तान, टीम मैनेजमेंट, गैरी गिस्टन वहाँ में मौजूद है, वो डिसाइड ज़रूर करेंगे कि पहली जो टीम उतरेगी पहला मैच वर्ल्ड कप का खेलने के लिए, उसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। बिकॉज अगर आखिरी मैच भी ना हुआ तो फिर 0 से स्टार्ट होगा, दोबारा कॉम्बिनेशन देन एंड देयर डिसाइड किया जाएगा। काशिफ, कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था आयरलैंड के दौरे के बाद भी, 3 मैचेस की सीरीज़ खेलने के बाद, कि हमारा कॉम्बिनेशन अब फाइनल है। अब टीम का ऐलान भी हो गया, लेकिन कुछ अभी तक फैक्टर्स और कुछ हमारे एनालिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी भी कॉम्बिनेशन हमें तलाश करना है, विनिंग कॉम्बिनेशन तलाश करना है। T20 में वन ऑफ परफॉर्मेंस बैटर की हो या बॉलर की हो या फील्डर की हो तो मैच जितवा देती है। रिजवान, जितना छोटा फॉर्मेट होता है उतने चांसेस ये होते हैं कि आपके 2 से 3 ओवर का अच्छा जो स्पेल गुजरता है, चाहे बैटिंग करते हैं चाहे बॉलिंग करते हैं, वो मैच जीत जाता है जी। वापस आने के चांसेस अगर एक टीम डाउन हो जाए तो कम हो जाता है। इसीलिए इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा अपसेट्स भी होते हैं। इसीलिए जो छोटी टीमें होती हैं वो बड़ी ख़तरनाक होती है। 2-3 अच्छा ओवर का स्पेल गुजर गया, चाहे बॉलिंग करते हुए बैटिंग करते हुए, तो कम बैक करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये फॉर्मेट सबसे मुश्किल फॉर्मेट इसीलिए कहलाता भी है। और इसीलिए ICC की तरफ से आप देखिए कि सबसे ज़्यादा टीम्स भी इसी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेलती नजर आ रही हैं, बिकॉज इसको अडॉप्ट करना निस्बतन आसान है और सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन जो है वो कायम रहता है। अब आप दूसरा जो सवाल था आपका कि बहुत सारे लोग कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन फाइनल नहीं हुआ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कप्तान क्या कहता है और कोच क्या कहता है। इन दो लोगों ने अगर डिसाइड कर लिया कि एक टीम कॉम्बिनेशन उनके जहनों में है और वो जो उनके जहन में कॉम्बिनेशन है वो फिट भी है, वो फॉर्म में भी है, तो दैट इज़ इट। और मैं यही कह रहा था कि अब गैरी गिस्टन, बाबर आजम और वहाँ के जो थिंक टैंक्स है पाकिस्तान टीम के, वो पिलर्स बैठेंगे और डिसाइड करेंगे पहले मैच की पिच को देखते हुए कि कौन सी फाइनल 11 उतरनी है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, एक अदना सी मेरी राय ज़रूर है इस स्क्वाड को देखते हुए कि पीछे रह कोई नहीं गया। जो पाकिस्तान में अवेलेबल बेस्ट रिसोर्सेज है वो वहाँ पे मौजूद है। बात की जा सकती है वसीम जूनियर के हवाले से, उसामा के हवाले से, जमान खान के हवाले से, लेकिन जब हम उनके अगेंस्ट प्लेयर्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक मुनासिब सिलेक्शन हुई है। बहुत सारा एतराज़ होगा शादाब खान की बॉलिंग पे, मुझे भी होगा कि उनसे बॉल ठीक नहीं गिर रहा, बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि शादाब को हम छठे बॉलर के तौर पे इस्तेमाल करके उनकी बैटिंग से और उनकी फील्डिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस के जो पाकिस्तान के पास एग्जिस्ट करते हैं।
हाँ, अगर हमने ये सिर्फ तनकीद के तौर पे सिर्फ ये कहते चले जाना है कि फलाना प्लेयर भी नहीं गया, फलाना प्लेयर भी नहीं गया, तो क्रिकेट क्वालिटेटिव गेम है, बहुत सारे वेरिएबल्स का ज़्यादा जिक्र किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे वेरिएबल्स का गेम है, तो हर वेरिएबल कई दफ़ा पूरा नहीं भी होता। सही। अच्छा, जहाँ पे आपने हर वेरिएबल पूरा नहीं होता इस हवाले से बात की, फिर ये भी कहा कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जो कि 12वें 13वें नंबर के खिलाड़ी होते हैं। अब ऐसे में ऑब्वियसली उनको परफॉर्म करने का उस तरह मौका भी नहीं मिल रहा। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ खिलाड़ियों में नहीं होती, अवाम में भी हो जाती है। अगर इस मैच में जिस तरह ये बारिश की नज़र ना होते या परफॉर्मेंस खुदा न खास्ता अच्छी ना होती या पाकिस्तान ना जीत पाता, तो जो प्रेशर होता है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट कर सकता था। और ये डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग कि अभी हमारे नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही हमारी। जो दूसरा फैक्टर है, प्रैक्टिस नहीं हो रही, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एक हल्की सी सिल्वर लाइनिंग है कि चलिए जिस जगह पे खेलना था उसकी कंडीशंस जो है वो वेस्ट इंडीज़ जैसे नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, हम मैच नहीं खेल पा रहे। सपोज मैं पहले मैच की बात करता हूँ, जो प्लेयर फ्लॉप हो गया, अब जहन ये बन गया कि वो तो पूरी सीरीज फ्लॉप रहा, जबकि असूली तौर पे देखा जाए, सपोज खुदा न खास्ता आखिरी मैच नहीं होता और सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है, हम पूरी सीरीज हार गए, रिकॉर्ड बुक्स ये बताती हैं पूरी सीरीज हार गए, डाटा एनालिस्ट बताएगा भाई मैच एक ही हुआ था, साइम अयूब पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे, क्या ये मेरी स्टेटमेंट गलत है अगर आखिरी मैच ना हो? बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, लेकिन डाटा एनालिस्ट बताएगा कि भाई एक ही मैच से, एक ही मैच में उससे रन्स नहीं हुए। सो ये जो छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम टीम्स का डिसीजन कर रहे होते हैं कि किसको खिलाना है। उससे भी बड़ा डिसीजन जो कि क्रिकेट में लिया जाता है वो कंडीशंस को देख के टीम को बनाने का डिसीजन कि जिन कंडीशंस में मैच है, हमारे स्क्वाड में जो 15-16 लोग हैं उनमें से कौन से वो लोग हैं जो उस कंडीशन के लिए सूटेबल है। वो इंग्लिश मकूला है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला कि जहाँ पे मैच है उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। कैरेबियन अगर फ्लेवर की बात करूँ मैं, पहले तो खैर यूएसए उतरेंगे, लेकिन अगर कैरेबियन फ्लेवर की बात करूँ, बिकॉज यूएसए में इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा कि पिचेस का हमें नहीं पता, ड्रॉप एंड पिचेस हैं, कहाँ से किस अंदाज की ड्रॉप इन है वो जहाँ के पता लगेगा। अभी तो ग्राउंड्स भी डिस्प्ले होंगे, पता चलेगा। अभी तो ग्राउंड्स में तूफान भी आ रहे हैं, तो वो भी अभी डिसाइड करना है कि कैसे मैनेज उन्होंने करना है। बट जब मैं कैरेबियन फ्लेवर की बात करता हूं तो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की लाइनअप में वो 5-7 प्लेयर मौजूद हैं जो उनकी सीपीएल यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते रहते हैं, तो उनको अंदाज़ा है। और क्रिकेट में अगेन मैं छोटे छोटे से वेरिएबल्स की बात करता हूँ, इस बात का अंदाज़ा लगाना एज अ बैट्समैन कि इस एंड से मिड विकेट की बाउंड्री छोटी है और दूसरे एंड से एक्स्ट्रा कवर जो है वो बड़ी हो जाएगी, ये भी बैट्समैन को कितनी सेटिस्फैक्शन दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरी मिड विकेट की शॉट अच्छी है, मैं इसको जाके आराम से अचीव कर सकता हूँ। सो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ना उस ग्राउंड से, ये भी वैल्यू ऐड करती है आपकी परफॉर्मेंस में। काशिफ, हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, साइम अयूब का आपने बहुत सारा जिक्र किया है, शादाब का जिक्र किया है। साइम अयूब के साथ कल गैरी कस्टर ने काफ़ी वक्त गुजारा नेट्स में और काफ़ी गाइड भी किया, 2 से ढाई घंटे सिर्फ साइम अयूब को उन्होंने डेडिकेटेड गाइड किया। फिर शादाब, साइम अयूब हम देखते हैं कि इससे कबल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ओवर्स कर चुके हैं, पार्ट टाइम बॉलर, और बड़ा अच्छा उन्होंने बॉलिंग की। फिर शादाब, अगर उनकी बॉलिंग क्लिक नहीं करी तो हमने देखा कि वो भी पूरा कोटा 4 ओवर्स का मुकम्मल नहीं किया, 2 ओवर्स किए या 3 ओवर्स किए। यहाँ पर कप्तान का फैसला आता है, ज़रूरी है कि जो प्लान बन गया है उसी पर स्टिक रहना है, हम चेंज नहीं कर सकते प्लान, या फिर अभी वो जो कॉम्बिनेशन तलाश किया जा रहा था उसी की सर्च में शादाब को फोर्स किया गया 4 ओवर्स करें और कहीं ना कहीं को ब्रेक थ्रू मिल जाए, को कामयाबी मिले। आई गेस दूसरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शादाब से इतनी बॉलिंग करवाई जाए कि अल्टीमेटली उनका रिदम बन जाए, बिकॉज वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान की टीम के लिए। वाइस कैप्टन रहे हैं, एक पाकिस्तान की जीतने वाली फ्रेंचाइज के कप्तान है और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर इस साल पीएसएल उठा के देखें तो शादाब की बॉलिंग बुरी नहीं रही, वो अच्छी बॉलिंग करते रहे, बैटिंग भी, और बैटिंग तो ऑफकोर्स वो कर ही रहे, और फील्डर तो वो हमेशा कहते हैं गन फील्डर है। अब क्या हुआ, बाबर का प्लान ये है कि अपने वो जो तो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के जिन्होंने के 4 ओवर के स्पेल्स मुकम्मल होने चाहिए, उनसे मुसलसल बॉलिंग करानी है। इसलिए पहले मैच में हमें सिर्फ 5 ही बॉलर दिखाई दिए, ये वो 5 बॉलर हैं जो बाबर आजम के जहन में इस वक्त मौजूद है। अब क्या होगा, और हम खुद बारहा कह रहे हैं कि ये वार्म अप मैचेस हैं, ये वार्म अप मैचेस हैं, इससे तैयारी करने वर्ल्ड कप की, तो तैयारी के लिए लाजमी है कि जो बच्चा बुरा परफॉर्म कर रहा है उसे बार बार वो प्रैक्टिस करवाई जाए। तो ये वो इस वक्त प्रैक्टिस की सी कैफियत है। जिस दिन मैच आएगा तो मुझे यकीन है कि खुदा ना खास्ता हमारा कोई एक बॉलर पिटता है तो वी हैव गॉट ऑप्शंस, साइम अयूब का ऑप्शन भी है, इफ्तिखार का ऑप्शन भी है, और अगर हम किसी और के यूज़ कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। और बाबर आजम को ये पता है, और मैं बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से इस पीएसएल के बाद काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आए, स्माइल कर रहे हैं, रिलैक्स हैं,
और मशवरा ले रहे हैं। अगर आपको याद हो, उन्होंने लेग स्पिनर से आके आरिफ याकूब से ओवर करवाया, इस्लामाबाद के खिलाफ पूरा मैच जीता। लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए रोवमन पावल बार बार इशारा करते नजर आए कि ये है वो दिमाग जो हम दोनों ने मिल के लड़ाया था और मैच जीत लिया। सो इसका मतलब है उनके पास थिंक टैंक के तौर पे कुछ प्लेयर्स मौजूद है। रोवमन पावल वेस्ट इंडीज के कप्तान है। पाकिस्तान के पास इस वक्त टीम के अंदर 3 से 4 फ्रेंचाइजीज के कप्तान मौजूद हैं, डोमेस्टिक लीडर्स वहाँ पे मौजूद हैं। सो उनके साथ बाबर की अच्छी केमिस्ट्री मैच होती है, पाकिस्तान के लिए थिंक टैंक बढ़ता है। और इसका मतलब ये है कि विद इन द फील्ड जैसे मैच हो रहा है, सिर्फ एक जहन नहीं है जो मैच को सोच रहा है, 5-6 लीडर्स हैं जो मैच को सोच रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट अच्छा होगा। हमारी टीम की तैयारी जिस टूर्नामेंट से पहले हम देखते हैं बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो उसमें कुछ हमारे लिए खबरें वैसी नहीं आती इस टूर्नामेंट से, लेकिन जिस टूर्नामेंट से पहले तैयारी नहीं होती या प्रेशर बिल्ड होता है तो हमारे लड़के प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और काशिफ इससे इत्तेफाक करेंगे? मैं एक ऐड कर दूं, जिस टूर्नामेंट में बारिश हो जाती है हमारी बड़ी यादें होती हैं उसमें, बहुत अच्छी यादें होती हैं, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप हो, कोई और वर्ल्ड कप हो, जिस तरह बारिश हो गई हमारे ताल्लुकात उस टूर्नामेंट से अच्छे हो जाते हैं। तो इस टूर्नामेंट से तो पहले ही बारिश हो रही है। लेकिन 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले बारिश हुई थी, वो याद अच्छी नहीं है हमारे लिए। बदल के कल मैं इजाज अहमद की बात सुन रहा कि हमने उस बारिश को होते देखो और सबने डिसाइड किया कल पहले बैटिंग नहीं करनी। तो वसीम ने फिर ये कहा कि तुम्हारे हालात ऐसे भी नहीं है कि तुम दूसरी बारी करो। सही। ये चीजें चलती हैं। काशिफ से एक और चीज़ पूछते हैं, अब चूंकि अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका के खिलाफ हमारा पहला मैच है, ड्रॉप इन विकेट्स हैं अमेरिका के खिलाफ। वैसे हमने अभी तक कोई ऑफिशियल मैच नहीं खेला और अमेरिका में की टीम में जो प्लेयर्स हैं उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ क्या होगी वो डिस्प्ले भी नहीं है, एज ए यूनिट नहीं आइडिया होगा हमारे प्लेयर्स को, डाटा भी इकट्ठा करना होगा। तो क्या चांसेस हैं, क्या तैयारी करनी चाहिए? एक रेगुलर क्रिकेट मैच लेना चाहिए या आयरलैंड ने जैसे पहले मैच में सीरीज़ में पहले मैच में सरप्राइज़ दिया, वो भी सरप्राइज़ दे सकते हैं? इस वक्त एसोसिएट ममालिक में ना सबसे जो अच्छी टीम है वो अमेरिका की है। क्यों? उनके यहाँ जो प्लेयर खेलने पहुंचा है, देखिए एसोसिएट ममालिक में ना नॉर्मली बाहर से या टेस्ट प्लेइंग नेशन के प्लेयर्स शामिल होते हैं, जिनको अपने मुल्क में चांस नहीं मिला वो एसोसिएट मुल्क में चले गए और वहाँ से फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। अमेरिका सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि उसके यहाँ जो खेलने पहुंचे हैं वो डॉलर के चक्कर में पहुंचे। सो इसका मतलब होता है कि क्रीम जो है उसको पता था कि फाइनेंशियली ये मुल्क वायबल है। तो 4-5 अगर मुल्क आपने चेक करने हैं और उनमें से देखना है कि यार सपोज पाकिस्तान में मैं समी इसलम की बात करता हूँ या नजफ शाह ने बहुत अच्छी वहाँ पे क्रिकेट खेली या हमाद आजम की बात करता हूँ, जब उन्होंने सोचा जब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं मिल रही और ये 4-5 ऑप्शंस हैं कि जहाँ पे क्रिकेट अच्छी हो रही है, उभर के सामने आ रही है, तो उन्होंने सबसे पहले देखा होगा अमरीकी डॉलर कहाँ पे और फाइनेंशियली वो वायबल है जगह। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ क्रीम पहुंची होगी, दुनिया भर के जो टेस्ट प्लेइंग नेशन के प्लेयर्स जिनको अपने मुल्क से चांस नहीं मिला वो वहाँ पे पहुंचे। अब वो नज़र नहीं आ रहे फाइनल 11 में अभी तक, अभी उस प्रोसेस में कि ग्रीन कार्ड मिलेगा या नेशनलिटी मिलेगी जो भी है, बट उनके पहुंचने से एक चीज़ हमें पता लग गई कि उनके पहुंचते ही टेस्ट क्रिकेट का और टेस्ट क्रिकेटर का एक्सपीरियंस वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट वहाँ पे खेल रहे हैं। इसका मतलब ये कि मैं और आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और आप टेस्ट प्लेयर हैं तो आप मुझे बता रहे हैं और मेरा जो मेंटल सेटअप है या मेंटल स्ट्रेंथ कह लीजिए उसको अपने टेस्ट क्रिकेटर के लेवल पे सेट कर दिया है। सो इसीलिए अमेरिका ने बांग्लादेश को घास भी नहीं डाली। उन्होंने पहले 2 मैचेस में बता दिया कि वी आर फोर्स टू रेकन विद, और फिर होम क्राउड और होम ग्राउंड के एडवांटेजेस हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया काशिफ आपके कीमती वक्त का। काशिफ मजीद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की थी, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के हवाले से हमने बात की, आगे क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, आगे क्या होगा खेलों के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में, इस हवाले से बात की। लेकिन अब हम भी आगे बढ़ते हैं और आगे अगर रुक करें तो वक्त है जी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज का दिन, हर दिन वैसे तो बहुत ख़ास होता है लेकिन हर इंसान के लिए कोई ना कोई दिन ख़ास होता है और ख़ास तौर पे जिस दिन वो पैदा हुआ होता है वो बड़ा ख़ास दिन होता है। लेकिन रिजवान, पेरेंट्स के लिए वो दिन इस वजह से भी खास हो जाता है कि जब उनके तीनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। बिल्कुल जी, और हम आज पहली सालगिरह की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हसन और अंजिश फातिमा को। ये तीनों इंतहाई प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और अब ये 3 हैं, 2 तो उनको जुड़वा कहा जाता है। बिल्कुल जनाब, और जो है ये ट्रिपलेट है और
आज इनका फर्स्ट बर्थडे है, तो फर्स्ट बर्थडे पे वी विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, मे यू लिव लॉन्ग विद ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। और ये बड़ा ज़बरदस्त सा दिन होता है, खासतौर पे पेरेंट्स जो बच्चों की पहली बर्थडे होती है ना, वो बड़े जोश व खरोश से बच्चों को मुबारकबाद दी जाती है, वहीं पर हम पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सालगिरह का केक खुद नहीं काटते, बल्कि अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से कटवाते हैं कि आप केक काटिए, क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको ज़्यादा खुशी हुई है और आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं बच्चों की परवरिश में। तो बच्चों की परवरिश करना इतना आसान नहीं होता, तो बच्चों को पालना और जो माँ बाप हैं, जो उनका हमारी ज़िंदगी में मकाम है, उसको भी इस दिन के मौके पर याद करना चाहिए और साथ साथ उनको भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। बिल्कुल जनाब, क्योंकि सारी एफर्ट्स जो है हमारी ज़िंदगी में हमें जहाँ पे भी हैं उस पर पहुँचाने के लिए हमारे पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ अगर हम जिक्र करें कि आजकल ख़वातीन बहुत ज़्यादा आगे हैं हर फील्ड में, तो उस पर भी पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, जहाँ पे वो बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं। और ख़वातीन जो हैं वो ना सिर्फ कहते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन तस्वीर कायनात में अगर बात की जाए पीस कीपिंग मिशंस के हवाले से, तो पीस कीपिंग मिशंस में भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे हैं और काम भी कर रही हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के अमन दस्ते पूरी दुनिया में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और अगर बात की जाए ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली ख़वातीन के दस्तों की जो अमन कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उन ख़वातीन की जुर्रत, उनकी हिम्मत, उनके हौसले को हम भी सलाम पेश करते हैं। पूरी दुनिया भी तस्लीम करती है उनकी कुर्बानियों को। अपने मुल्क में रहते हुए इस तरह की ड्यूटी करना, सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा होना यकीनी तौर पर बहुत बहादुरी की बात है, लेकिन अपने मुल्क से दूर आलमी कवानीन के मुताबिक अमन को कायम करने के लिए दिन रात एक करना यकीनी तौर पर ये काबिल तहसीन है। बिल्कुल जनाब। और पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की जो पीस कीपिंग मिशंस हैं, अमन दस्ते हैं, उसमें ख़वातीन तिब्बी जो हमारा सेक्टर है, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, उसमें तिब्बी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। फ़ौजी ख़वातीन हैं जो कि तिब्बी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अक्रॉस द ग्लोब पाकिस्तान के पीस कीपिंग मिशंस में जो ख़वातीन हैं वो काम कर रही हैं, और इस हवाले से हम बात भी करेंगे। एक रिपोर्ट है हमारे पास हिरा महमूद की, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। हिरा महमूद ने रिपोर्ट तैयार किया, आइए देखते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की 76 वर्ष मुकम्मल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का पहला अमन मिशन 29 मई 1948 को कायम किया गया था, जिसके बाद हर साल ये दिन मनाया जाने लगा ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमात अंजाम देने वाले अमन फौजी और सिविलियन एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया जाए। सलामती कौंसिल ने पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन की एक मुख्तसर तादाद को मशरिक़ वुस्ता में तैनात करने की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान का शुमार अमन मिशन के लिए सबसे ज़्यादा एहलकार फराहम करने वाले मुल्कों में होता है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों के दौरान 2,25,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मर्दों ख़वातीन एहलकार 28 ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा के 46 मिशन में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 27 अफसरान समेत 171 बहादुर पाकिस्तानी अमन दस्तों ने सिर्फ सोमालिया में अपनी जानें निछावर की हैं। अमन मिशन में शामिल पाकिस्तानी दस्ते ने जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत बेंटियो के करीब 5,600 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में सैलाबी पानी से मुतासरा 3 लाख से ज्यादा अफराद की मदद की। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमन मिशन में शामिल पाकिस्तानी फौजी दस्तों की खिदमात और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को सराहा। इस साल आलमी दिन का थीम फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर रखा गया है, ताकि 75 साल से तनाज़ात में घिरी दुनिया को अमन के लौटाने को पैगाम दिया जाए। जी जनाब, यूएन पीस कीपिंग मिशंस के हवाले से हिरा महमूद की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जहां पे ख़वातीन हर फील्ड ऑफ लाइफ में आगे हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि वॉलंटियर वर्क हो या क्लाइमेट चेंज हो, इसमें भी ख़वातीन अपना लोहा मनवा रही हैं, और जिस तरह वो आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब प्रोग्राम में हम ऐसी ख़वातीन को शामिल करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा जेंडर क्लाइमेट अवार्ड के हवाले से। हम नहीं, पूरी दुनिया तस्लीम करती है। और फिर ये जो अवार्ड का जिक्र किया मानूर ने, ये अवार्ड इस बात को तस्लीम करना है कि काम हो रहा है और ख़वातीन जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, उससे यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव ज़रूर आ रहा है जिसकी हमारे माशरे को, हमारे माहौल को ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम माशरे और माहौल के हवाले से बात करते हैं, यहाँ पे जेंडर क्लाइमेट अवार्ड जीता है जी कंदील रहमान ने। कंदील रहमान ने बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया और क्लाइमेट एक्शन इनका काम है। इस क्लाइमेट एक्शन के अंडर उन्होंने क्या काम किया है, किस तरह वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही हैं, पाकिस्तान में किन किन सेक्टर्स में काम कर रही हैं, ये जानेंगे हम कंदील रहमान से। कंदील, प्रोग्राम में आप मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कंदील, क्लाइमेट पे काम करने का ख्याल आया कब, किस चीज़ को देखा कि आपने कहा कि अब मैं क्लाइमेट के हवाले से काम करूँगी?
जी 2015 में मेरी सेपरेशन हुई। उसके बाद एजुकेशन एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई। तो मैं खुद चाहती थी कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करूं। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके ही, मेरी फ्रेंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही थी, उसने मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया और क्लाइमेट एक्शन के बारे में थोड़ा सा गाइड किया। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया और मुझे लगा कि एज एन इंजीनियर मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करूंगी तो मैं क्लाइमेट एक्शन भी कर सकती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर सकती हूँ। तो हम 3 मेंबर्स थे इनिशियली। आसिफ इकबाल हमारे एक मेंबर हैं, उन्होंने बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट दिया और हम लोगों ने एज फाउंडिंग मेंबर्स इसको ज्वाइन किया और इस तरह से हमने विमेन एम्पावरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के पिलर को जोड़ा। और हम लोगों ने रूरल एरियाज़ में, यानी गांव वगैरह जहाँ पे बिजली नहीं होती, वहाँ पे स्कूल्स को सोलराइज करना स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट, ये एक बहुत अहम फैक्टर है। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या कर रही हैं? विमेन एम्पावरमेंट के लिए अब देखें, एजुकेशन चूँकि मेरा मेरी पावर बना एक तरह से, तो मैंने भी और जो मेरे साथ 2 बाकी साथी थे इनिशियली, हम तीनों ने रूरल एरियाज़ में पढ़ाई की है। वही टाट पे बैठ के एक जो माहौल होता है गांव में और बिजली के बग़ैर, तो हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता था कि अगर गांव के एरिया में बिजली नहीं होती तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग कितनी अफेक्ट होती है। इसलिए हम लोग इस इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़े। सो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कंदील के आपने जिस तरह स्कूल्स के हवाले से इसको सोलर की तरफ लेके आए, कितने स्कूल्स में काम किया, इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, पूरा स्कूल करते हैं या कुछ एरियाज़ को, कुछ क्लासरूम्स को सोलर पे करते हैं, और इसका प्रॉपर्ली कितना टाइम लगता है, इस पे फंड्स कहाँ से आते हैं? जी, इसका मैकेनिज़्म ये है कि सबसे पहले हमारी वेबसाइट है www.solarforher.com, उस पे स्कूल्स रजिस्टर करते हैं। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारा बेसिक डेटा होता है कि आप लाइट्स कितनी हैं, फ़ैन्स कितने हैं, रूम्स कितने हैं, ये सारा बेसिक डेटा उन्होंने फ़िल करना होता है। हम लोग फंडिंग क्राउड फंडिंग से लेते हैं, जो आवाम है वही फंडिंग करती है। सोलर कंपनीज़ को भी हम कांटेक्ट करते हैं, उनके CSR फंड्स होते हैं, तो वो लोग भी हमें डोनेट कर चुके हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने भी हमें सोलर PV सिस्टम्स डोनेट किए हैं। उसके अलावा फिर जब एक दफ़ा हमारे पास स्कूल रजिस्टर हो जाते हैं, हमारे पास लिस्ट आ जाती है, तो उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि फ़ंड्स के हिसाब से हम किस जगह पे भेज सकते हैं। आसिफ जो हैं वो प्रोक्योर करते हैं सारा सामान और वो उस साइट पे भेज देते हैं। अब अगर वहाँ पे इंस्टॉलेशन टीम कोई ऑलरेडी मौजूद है तो हम स्कूल को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो लोग इंस्टॉलेशन टीम को बुला के वहाँ पे इंस्टॉल करवाएं सिस्टम। और अगर उनको हमसे कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए हो तो हम उनको ऑन कॉल प्रोवाइड करते हैं। सही, बहुत ज़बरदस्त। और कंदील साहब, अवार्ड्स होते हैं वो तस्लीम करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है, लेकिन ये आपको एक्नॉलेजमेंट तब मिलती है जब आप कुछ अचीव कर चुके होते हैं। वो पूरा एक सफ़र होता है, उस दौरान आपको मोटिवेशन भी चाहिए, आपके लिए पैशन भी होना चाहिए, कोई ऐसी हर्डल आ जाए उसको ओवरकम करने के लिए भी एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कौन सी चीज़ थी जिसने कंदील को आज इस मकाम तक पहुंचाया है? बेसिक जो चीज़ थी वो तो मेरा बेटा था, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है, उसके लिए मैं कुछ करना चाहती थी। फिर दूसरी चीज़ ये कि मैंने बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया और उसके बाद जब मैं वापस इंजीनियरिंग की साइड पे आई अपनी सेपरेशन के बाद, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा करना है जिसमें मुझे पैशन फ़ील हो। और रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी चीज़ थी, ऐसी फील्ड थी जिसमें मैं सेल्फ़ मोटिवेटेड हूँ। मैं आधी रात को भी बैठ के इस पे काम कर सकती हूँ विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये चीज़ जो है इनबिल्ट है। और आपने जिस तरह बताया कि आप खुद टाट के स्कूल में पढ़ी और फिर आपको इस चीज़ का आइडिया है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो यू आर अ ट्रू एग्जांपल ऑफ, हम कहते हैं कि एम्पावरमेंट, और वो चीज़ें जो आपने खुद देखी हैं वो कोई और ना फेस करे। अब इस अवार्ड के हवाले से थोड़ा सा आपसे जानूंगी कि जेंडर क्लाइमेट अवार्ड कैसे पता चला, अप्लाई कब किया, कितने अरसे बाद इसकी जो है फाइनल लिस्ट सामने आई, और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? जेंडर क्लाइमेट अवार्ड मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया था। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी इको टूरिज़म में काम कर रही हैं। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था तो मुझे इस तरह से पता चला।
सॉरी, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था इस कि हवाले से? बेसिकली आपने इससे फ़ायदा क्या होता है, कब आपने इसको अप्लाई करके फाइनलिस्ट कब आई थी, जी जी, और कब जो है आपको उस पे जाके प्रेजेंट करना था अपना काम वगैरह? तकरीबन 2023 के एंड में इसका सिलेक्शन, इसका फॉर्म फिल हुआ, फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, 2 इंटरव्यूज़ हुए इससे रिलेटेड। इसका जो प्रोसेस था वो तो इस तरह से गया, और जो बेसिक बेनिफिट है इसका, मुझे जो लगा कि दुनिया के सामने हमारा काम रिप्रेजेंट हो, क्योंकि हम सब इंजीनियर्स हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो हमें ना उस तरह से शायद प्रेजेंट करना नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि ये क्या हो रहा है, और वो भी हमें ज्वाइन करें इस मिशन में। ज़बरदस्त सही, ज़बरदस्त। सही, और हम देखते हैं कि आपने रूरल एरियाज़ का जिक्र किया, वहाँ पर ख़वातीन की तालीम, अगर तालीम मुमकिन बनाई जाती है तो वो भी एक हद तक जी जी, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की तरफ नहीं जाया जाता। वही एक थॉट है कि शायद घर बसाना है और रहना है और उसके बाद घर ही संभालना है। एग्जैक्टली। आपका ये अवार्ड, आपकी अचीवमेंट, उसके बाद कितने पेरेंट्स की सोच बदली, आपसे कितने लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम अपनी बेटियों को भी ऐसे पढ़ाना चाहते हैं और इसी तरह से उन्हें भी एक कामयाब एक फ़र्द देखना चाहते हैं माशरे का? बहुत पेरेंट्स जो मिलते हैं वो ये बात करते हैं। इनफैक्ट बहुत लड़कियां जो कि इस वक्त जूनियर जो लेवल पे हैं, 20s में, तकरीबन 18 to 20 ईयर एज ग्रुप में, वो बहुत इंस्पायर हो रही होती हैं। हमें शायद इस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो लोग बहुत इंस्पायर हो रही होती हैं कि हमें इस लाइन पे चलना है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मैं किसी को इंस्पायर कर पा रही हूँ कि आप हायर एजुकेशन की साइड पे जाओ। अच्छा कंदील, अब के दौर में रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना, इसको प्रमोट करना, क्योंकि अब बहुत से लोग इस पर काम कर भी रहे हैं। आपने जब स्टार्ट किया तब इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता था 2016 में, लेकिन अब इस पे क्योंकि ये ज़रूरत बन गई है, पहले ये लग्जरी कंसीडर की जाती थी। कितना ज़रूरी है कि हम और भी रिन्यूएबल एनर्जी जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनकी जाने बढ़ें, ताकि जो हमारे क्लाइमेट का इशू है ये तो रिजॉल्व हो। और ये इतना लाइफ थ्रेटनिंग इशू बन गया है कि ये हमारी पूरी लाइफ पे, चाहे हमारा खाना हो, हमारी हेल्थ हो, हमारे इन्वायरमेंट हो, सबको अफेक्ट कर रहा है। जी, एक तो बेसिक चीज़ ये है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स का एक तो वो नुकसान है कि हमें बिजली महंगी भी मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि कार्बन फुटप्रिंट उसका बहुत ज़्यादा होता है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अभी पूरी दुनिया में ये जो SDGs का एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें दुनिया के टेम्परेचर को कम करने के लिए बिल्कुल। एक एग्रीमेंट सारे कंट्रीज़ ने किया था, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ज़रूरी हैं। लॉन्ग टर्म में ये सस्ती भी पड़ती हैं, और इसी की वजह से दुनिया बेसिकली बचेगी। अभी तो हमें 5-6 साल में थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज नज़र आया, अगले कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा सिवियर होने वाला है। एग्जैक्टली। और SDGs की आपने बात की, तो SDGs में कॉम्प्लिकेशन ये है, या ये अच्छी बात है कि ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज 9 SDGs हैं, 17 SDGs पर इत्तेफाक है पूरी दुनिया का। तो अब आप स्पेसिफिकली किसी एक शोबे में कर रही हैं, या तमाम जो 17 के 17 हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाता है? मैं क्लाइमेट एक्शन में कर रही हूँ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में कर रही हूँ, और कोलैबोरेशन जो SDG 17 है, कोलैबोरेशन फॉर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, उस पे कर रही हूँ। सो बेसिकली ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो एक होगा तो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी जाएंगे, क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ भी जाएंगे, फिर मरीन लाइफ वो भी अफेक्ट हो रही है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी कम होगी। सो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। कंदील, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप खुद भी PhD कर रही हैं, एजुकेशन हासिल करना ख़ासतौर पर क्लाइमेट पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ पहले क्लाइमेट एनवायरनमेंट साइंसेस पढ़ाती थी, अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़ा रही हैं। अब इस पर काम हो रहा है, लेकिन अक्सर औकात जब हमारे यहाँ पे ट्रेंड आया कि MBA करना है तो सबने MBA कर लिया, मार्केट में वो सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। तो अब डिमांड ज़्यादा है, लेकिन अब लोग इस तरफ आ रहे हैं और सप्लाई को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। इस फील्ड के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने एडमिशन्स लेने हैं, जो चाहते हैं, लेकिन उनको डर ये लगता है, क्योंकि पहला सवाल ये होता है स्कोप क्या होगा। तो थोड़ा सा क्लाइमेट के हवाले से, एनवायरनमेंट साइंसेस के हवाले से, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हवाले से, रिन्यूएबल एनर्जीज़ के हवाले से क्या कहेंगी? मैं यंग लोगों को ये कहूँगी कि वो जिस फील्ड के बारे में पैशनेट हैं वो ज़रूर फॉलो करें।
सेकेंडली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो भी मैं बताना चाहूँगी। अगले कुछ अरसे में इसका स्कोप बढ़ेगा, इसका स्कोप कम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी फील्ड्स हैं। एक तो क्लाइमेट रिलेटेड जो डिज़ास्टर्स हैं, जैसे फ्लड्स की वजह से जो होते हैं, जो मज़ीद क्लाइमेट इमरजेंसीज़ हैं उनकी वजह से होते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट एडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स जो होते हैं, तो ये बहुत सारी इसमें इसी के अंदर फील्ड्स हैं जिसमें ये जा सकते हैं बच्चे। सही सही। सो इसका बहुत स्कोप आगे बढ़ने भी वाला है। बिल्कुल सही। तो कंदील, क्या कहेंगी जो नौजवान आपको देख रहे हैं, वो मैसेज कामयाब लोगों का उनकी कही हुई बात बड़ा असर रखती है, क्या कहेंगी? खासतौर पे ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए जो आपको देख रही है। मैं ख़वातीन को और सारे जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको ये कहना चाहूँगी कि बी कंसिस्टेंट और अपने पैशन को फॉलो करें और हार नहीं माननी। बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन बिल्कुल भी हार नहीं माननी और आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल जनाब, आगे बढ़ते रहना। बहुत शुक्रिया कंदील रहमान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। और कंदील ने जीता है जेंडर क्लाइमेट एक्शन अवार्ड और वी आर सो ऑनर्ड कि आज कंदील ने हमें ज्वाइन किया। अब जरा हम भी आगे बढ़ते हैं, जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ दिलचस्प और अजीब खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम आपके साथ ज़बरदस्ती खबरें तो शेयर करते रहते हैं, लेकिन अब रुक करते हैं कुछ दिलचस्प और अजीब खबरों का, जो कि समटाइम्स हमें लगता है कि क्या वाकई ऐसा होता है, लेकिन मज़े की बात यह कि ये ऑथेंटिक है। जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो हम तो उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इंटरनेशनली हम देखते हैं कि उनकी नीलामी होती है और उनकी बहुत ज़बरदस्त, बड़ी ज़्यादा कीमत जो है वो लोग अदा भी करते हैं। तो समटाइम्स वो ऐसा होता है किसी सेलिब्रिटी की कोई बिलोंगिंग होती है, कभी मलिका की कोई चीज़ होती है, या किसी फेमस पर्सन की कोई बिलोंगिंग हो, लेकिन एक ऐसा परिंदा जिसका पंख बहुत कदीम परिंदा है और उसका पंख बहुत महंगा फ़रोख्त हुआ है। हम देखते हैं कि इसके लिए नायाब होना ज़रूरी है चीज़ का, और नायाब के साथ साथ वो कदीम भी हो तो फिर वो कहते हैं सोने पे सुहागा। तो कदीम परिंदे का ये पर है हैरत अंगेज़ तौर पर तकरीबन पाकिस्तान के 79 लाख रुपए में नीलाम हुआ है। $28,365 का होया नामी परिंदा है और इसको आखिरी बार 1907 में देखा गया था। और जबकि इस को हम देख रहे हैं, इस परिंदे के हवाले से देखें कितना खूबसूरत परिंदा है, लेकिन तकरीबन 100 साल पहले इसको देखा गया था। अब इसका पंख अगर नीलामी के लिए पेश किया गया है तो उसकी कीमत $28,365 में ये नीलाम हुआ है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि लोगों को इस चीज़ का भी शौक़ है कि नायाब चीज़ें और कदीम चीज़ें उनको कलेक्ट किया जाए और उनकी यादगारों को अपने पास रखा जाए। बिल्कुल जनाब, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ख़रीदा किसने है। ऑक्शन हाउस ने, जो शख्स है जिसने ख़रीदा है, उसकी तफसीलात जारी नहीं की, ऑब्वियसली ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, कि जिसने इतना महंगा पंख खरीदा है वो क्या कुछ खरीद सकेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। वेल जी, अब कुछ हम बात करेंगे वॉलीबॉल की। कल भी हमने आपके साथ शेयर किया था, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा आमने सामने है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है वॉलीबॉल के 3 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए। तो पाकिस्तान ने पहले मैच में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और 3-0 से 3 स्ट्रेट सेट्स में पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। बिल्कुल जनाब, तो हमें वॉलीबॉल टीम के कैप्टन मुराद जहां ने ज्वाइन किया है। वॉलीबॉल पाकिस्तान की जो टीम है उसके कैप्टन है ये मुराद। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे ये जानना चाहूँगी कि कामयाबी के पीछे क्या रीज़न है? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई थी, या ओवरऑल टीम की एफर्ट आपको लग रहा है, या वो होते ना ऑल अबव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हर कामयाबी के पीछे मेहनत तो ज़रूरी होती है। पिछले कुछ साल से हमारी फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, फॉरेन कोचेस को हायर कर रही है। पिछला हमारा कोच था ब्राज़ील से, उसने बहुत अच्छा काम किया हमारे ऊपर, और अभी जो है वो अर्जेंटाइन से हमारे कोच हैं। और हमारे पास लड़के भी जो है तकरीबन सारे जूनियर और सीनियर के एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टीम है इसमें तकरीबन 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस लास्ट सीज़न बाहर के मुल्कों में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में प्रोफेशनल लीग्स के डिफरेंट क्लब्स की तरफ से, तो एक ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर बना हुआ है और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अच्छी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुराद, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहले दफ़ा आई है। इससे कबल तो 6 नेशन टूर्नामेंट हुआ पाकिस्तान में, उस पर पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की। अब ये मैचेस ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, पहला मैच जीत लिया,
कितना टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया ने या पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी है वॉलीबॉल की? हाँ, देखिए ओवरऑल तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत टॉप रैंक टीम है। हमारी जो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वॉलीबॉल के वर्ल्ड में, वॉलीबॉल नेशंस लीग्स होती हैं, उसमें भी लास्ट ईयर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और एक बहुत ही मतलब आप हाई लेवल की टीम ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा ही उनसे अच्छे फाइट के एक्सपेक्टेशंस थी हमें, लेकिन चूंकि हमारी टीम ने सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो इसलिए हमने उनको ईजिली 3-0 जीत लिया। मुराद, अब ये जो 3 मैचेस की सीरीज है, इसका दूसरा मैच आज खेला जाएगा, तो कितनी तैयारी है? किस तरह उसी एंथुजियाज्म से, जोश से आएंगे कोर्ट में, या थोड़ा सा अब डिफेंसिव प्ले करना है, देखना है पहले मैच में आपको टीम की समझ आ गई है, ओपोनेंट कैसे हैं, या उसी तरीके से जो है बड़ी ज़बरदस्त एग्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो है हमारी ये फ्रेंडली सीरीज है। आगे हमने ये इस मंथ के एंड में जाने बहरेन एवीसी चैलेंजर्स कप खेलने के लिए हमने भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया ने भी जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली आई इसलिए थी कि उनको एक अच्छे अपोनेंट के साथ ट्रेनिंग मैचेस, फ्रेंडली मैचेस खेलने का मौका मिला ताकि उनकी तैयारियां भी अच्छे हों। हमने भी उसी चीज़ का फायदा लिया कि हम भी मतलब आगे हमारी तैयारियां ठीक हो सके। बेसिकली हम एवीसी चैलेंजर्स कप के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल का मैच जीतने के बाद यही है कि थोड़ा लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बहाल हुआ है और आज ये भी हो सकता है कि हमारी जो बेंच प्लेयर्स हैं, जो रिजर्व प्लेयर थे, हो सकते हैं कि हम आज उनको भी ट्राई करें, क्योंकि ये एक मौका है कि हम अपने सारे प्लेयर्स को देखें और उनको रेडी करें ताकि अगर हमें आगे एबीसी चैलेंजर्स कप में उनको सब्स्टिट्यूट करना हो तो उसके लिए वो मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पे रेडी हो। बिल्कुल सही। और जैसे आप चैलेंजर्स कप की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, वर्ल्ड क्लास टीम अगर पाकिस्तान विजिट करती है तो उस ख़ास शोबे में उस खेल को बड़ा फ़रोग मिलता है, लोगों की बड़ी तवज्जो आती है। तो यंगस्टर्स के लिए क्या कहेंगे आप कि इस तरह के दौरे और इस तरह के मैचेस में हमारी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस कितना मुतासर करती है? वॉलीबॉल हर गाँव देहात में खेला जाता है, हर शहर में खेला जाता है। हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी सबको पता है कि क्रिकेट के बाद अगर हाँ, हॉकी भी परफॉर्म अच्छा कर रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वॉलीबॉल ही वो गेम है जो बहुत इंप्रूव कर रही है। हर डिफरेंट जो कंपटीशन हो रहे हैं उसमें बड़ी बड़ी टीमों को जीत कर रही है। इसके अलावा अगर आप लोकल सपोर्ट और लोकल क्राउड की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेमस गेम है, स्पेशली पंजाब और केपी में तो मतलब एक एक अलग ही लेवल का क्रेज है इसका। ऐसे जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका ये फायदा होता है और फिर आप मीडिया पे आप लोग दिखाते हैं, कवरेज करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारे नए बच्चे हैं वो उनका भी एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप होता है और वो भी फिर आगे कोशिश करते हैं, उनके दिल में भी एक मतलब इस तरह की ड्रीम्स आती है कि चलो हम भी आगे जाके नेशनल टीम को ज्वाइन करें। तो ये खुशाइंद अमर है। मुराद, जहां हम देख रहे हैं कि क्रिकेट, हॉकी और दीगर खेलें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टीम्स जा रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में, रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को, वहाँ पे आप वॉलीबॉल की टीम को कहाँ पे देख रहे हैं और वॉलीबॉल की टीम पे क्या क्या एफर्ट्स हो रही हैं, और पाकिस्तान में वॉलीबॉल के फ़रोग के लिए क्या इकदाम देख रहे हैं बीइंग अ टीम कैप्टन आप? देखिए बिल्कुल, क्रिकेट तो है ही हमारे स्टार्ट से, उन पे काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। हॉकी में भी हमारा एक गोल्डन दौर रहा है जो कि अनफॉर्चुनेटली हम फिर डाउनफॉल का शिकार हुए, लेकिन अभी उन्होंने फिर जो एक दो सीरीज हमने खेली है उसमें उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम फिर अभी उसी लेवल पे आ रहे हैं इंशाल्लाह और हम टॉप पे जाएंगे। इस तरह हमारी वॉलीबॉल भी अपने से बहुत बेहतर रैंक टीमों को हरा रही है, तो इसका ये मतलब है कि हम भी वर्ल्ड में टॉप लेवल पे जा सकते हैं। थोड़ी सी हुकूमती सरपरस्ती, स्पॉन्सर्स और मीडिया कवरेज की ज़रूरत है। अगर टैलेंट के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये हमारे जितने प्लेयर यहाँ पे हैं वो जो बाहर गए हैं प्रोफेशनल लीग्स के लिए हैं और अच्छी खासे मुल्कों में जिनका मतलब एक अच्छा लेवल है वहाँ पे उन्होंने खेली हैं, तो वहाँ पे जो प्लेयर हमारे गए उनको ना इंडिविजुअल अवार्ड मिले उनकी परफॉर्मेंसेस के बेस पर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बिल्कुल काम होना चाहिए। हमें बहुत चीज़ों की कमी है यहाँ पे, जैसे कि आप अगर इंडोर्स को ले लें, इंडोर्स के अंदर एसीज वगैरह को ले लें, जिम ले लें, हमारी अपनी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अगर आप अकोमोडेशन ले लें, डाइट ले लें, तो इन सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। ट्रेनिंग कैंप्स होनी चाहिए और डिफरेंट जो हमारे एज ग्रुप्स है, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, इन पे काम होना चाहिए और इनके इंटरनेशनल कंपटीशन में इनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, क्योंकि जो ममालिक का टॉप लेवल पे हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू आ रही है। उससे ये होगा कि आपके पास एक नर्सरी बनी रहेगी और बैकअप आपके पास तैयार होता रहेगा नए प्लेयर्स का। बिल्कुल सही मुराद। हम देखते हैं कि कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि हम ये कहें कि टीम में ऐसा प्लेयर होता है कि वो टीम के लिए बर्डन हो या उसकी कोई स्पेशलिटी ना हो।
हम जानना चाहेंगे हमारी टीम के ट्रम्प कार्ड कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, उनकी मौजूदगी यकीन नहीं कर देती कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। देखिए अभी खुशकिस्मती है हमारे पिछले कुछ सालों की निस्बत अभी हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं कि जो हमारे खेलने वाले प्लेइंग 6 प्लेयर्स होते हैं, उससे आप कह सकते हैं कि जो हमारे बेंच प्लेयर्स हैं वो अच्छे होते हैं। मतलब अगर कहीं पे कोई बंदा नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा ड्यू टू सम रीजन, तो उसकी जगह हम दूसरे प्लेयर्स को चेंज करते हैं। अगर एक दो बंदों का नाम लेना तो ज्यादती होगी क्योंकि सारी टीम ही बेहतरीन है, लेकिन हमारे पास है अभी मुराद जूनियर है, उस्मान है, और लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक प्लेयर है आफाक, वो बाहर से जब भी आता है तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करता है। तो मतलब ये है कि हमें किसी भी टाइम ये टेंशन नहीं होती कि अगर इन इन बंदों में से किसी को कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो फिर हमारा मैच निकलेगा नहीं। इंशाल्लाह हमारे पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं, और जब भी इनको हमने डाला है तो इन्होंने परफॉर्म करके दिया। सही मुराद, आपके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं, सब्स्टिट्यूट भी अच्छा है, परफॉर्म भी आप ज़बरदस्त कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो वॉलीबॉल की टीम को और वॉलीबॉल के फ्यूचर को पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं? देखिए अगर हमारी तरफ से आप देखें तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि जो हमारे पास टैलेंट है, जो हमारे पास प्लेयर हैं, उस बेस पे अगर हम देखें तो हमें तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर नजर आता है। लेकिन इससे बात नहीं बनती जब तक गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं होगी, जब तक प्लेयर्स के फाइनेंशियल इश्यूज वो हल नहीं होंगे, तो इसके बगैर बात नहीं होगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी अपनी यहाँ पे वॉलीबॉल की प्रीमियर लीग होनी चाहिए। हमारे आसपास में जितने भी हैं हमसे कमज़ोर टीमें हैं, कमज़ोर ममालिक की टीमें हैं, इतने को ख़ास टीमें भी नहीं है, लेकिन वो सारे भी प्रीमियर लीग्स करवा रही हैं, और उससे थोड़ा बहुत लड़कों को फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती है, और ये होता है कि नए भी उनके पास नया टैलेंट आता रहता है और उनको एक एक्सपोजर मिल जाता है। बिल्कुल सही। और आज के मैच के लिए भी और फिर उसके बाद तीसरे मैच के लिए और चैलेंजर्स कप के लिए हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मुराद जहान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप कप्तान हैं कौमी वॉलीबॉल टीम के और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए आप कोर्ट में मौजूद हैं और भी ट्रेनिंग सेशन से वक्त निकाल कर आपने हमसे बात की, सुबह पाकिस्तान की टीम से बात की और नाजरीन को हमारी वॉलीबॉल की तैयारियों के हवाले से, टीम की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। और अब कुछ बात करेंगे हम मज़ेदार, दिलचस्प और अजीब, क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से या दर्जा हरारत के हवाले से, या हम कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, एक बात हम करते हैं दुनिया के बाद ये यूनिवर्स जो ये कायनात बहुत बड़ी है, और एक ऐसा सियारा साइंसदानों ने दरियाफ्त कर लिया है जो कि जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, और उसका दर्जा हरारत, रिजवान आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा, उसका दर्जा हरारत उतना ही है जितना आज इस्लामाबाद का टेम्परेचर है, दैट इज़ 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सिर्फ 40 नूरी साल की दूरी पर वाक़ई सैयारा है। हर 12 से 13 दिन में अपने मेज़बान के हवाले से ये इससे अच्छी अच्छी ख़बरें सामने आती रहती हैं और बताया जाता है जी कि ये जो सैयारा है इसकी वजह से अब यहाँ पर वो तमाम अज्जा तलाश किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी मुमकिन हो, क्योंकि इसका साइज़, इसका स्ट्रक्चर, इसका टेम्परेचर ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो काफ़ी अरसे से साइंसदान इसके पीछे थे, रिसर्चर्स इसके पीछे थे कि इसके बारे में मज़ीद मालूमात मिल सकें, इसकी रोटेशन के हवाले से, इसके टेम्परेचर के अलावा यहाँ पर ज़िंदगी की पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से। तो अब कुछ कामयाबी मिली है, अब मज़ीद आने वाले वक्त में और भी कामयाबियाँ आएंगी। जी जनाब, जहां हम कामयाबी के हवाले से बात करें तो नाइजीरिया का रुख करते हैं। हम तमाम ख़वातीन और मर्द हजरात को पता है कि विग समटाइम्स जब हमारी हेयर लाइन पीछे जा रही होती है या हम जो है ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाते तो हम विग की तरफ जाते हैं कि हमने विग लगानी है, और विग लगाने के साथ साथ जो विग बनाने वाले हैं उनका बड़ा किरदार होता है कि वो कैसी विग बनाते हैं। तो नाइजीरिया की एक विग बनाने वाली खातून ने 12 फीट चौड़ी विग बना ली है और आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। तो और इन्होंने अपना ही एक रिकॉर्ड है उसको बेहतर किया है, क्योंकि इससे कबल भी वो तकरीबन 11 फुट की विग बना चुकी थी, अब उन्होंने उसको मज़ीद एक्सटेंड किया है। अच्छा, हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो मुकाबले होते हैं या फिर मुनफरद चीज़ें की जाती हैं वो तवालत के हवाले से, कितनी तवील, कितने लंबे बाल हैं, कितने घने बाल हैं, उनकी लेंथ कितनी ज़्यादा है उस पर होती है, लेकिन इन्होंने कितने चौड़े बाल हैं कितने चौड़े बाल बनाए हैं। और खैर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स सामने आ जाते हैं जब इस तरह की हम देखते हैं मूवीज़ पे एनिमेशन के जरिए इस तरह के कैरेक्टर्स और फिर आइडियाज़ ऐसे ही आते हैं। बिल्कुल जनाब, अब जरा मीम्स की दुनिया का रुख करते हैं। बहुत अफसोसनाक खबर है मीम्स, अफसोसनाक खबर भी है, हमें हंसाने वाले हमें रुला भी देते हैं कभी कभी। और मीम्स की दुनिया के हवाले से बात करें तो जब भी कोई फ़नी बात शेयर करनी हो, कोई सरकास्टिक वे में किसी से बात करनी हो, तो सरकाज़म को हम एक फिगर के तौर पे शो करते थे, और एक डॉग का
जो है उस पर तस्वीर लगाते थे, जिसकी तंज़ो बड़ी मज़ाह जिसे कहते थे जो है बड़ी प्यारी सी उसकी आंखें होती थी। और ये कुत्ता जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बहुत वायरल हुआ 2010 को से लेके उसके बाद तक हम देख रहे हैं कि अभी तक जाना पहचाना जाता है। और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि इस कुत्ते का इंतकाल हो गया है, जिगर की बीमारी यानी ल्यूकीमिया की बीमारी में ये मुब्तला ये थे। काबोसो इसका नाम है। और जिस अंदाज से इसकी ये तस्वीर वायरल हुई, अब इसमें सोचना, देखना, जिस अंदाज से देखना, फिर तंज़ो मज़ाक की बात की जाती है, बहुत सारी बातें जो हम जानते हैं कि सामने वाला जो बात कर रहा है उसको हमने अगर लाइट वे में लेके जाना है तो किस तरह से करना है, और किसी को अगर कुछ कहना है या फिर सिर्फ साइन लैंग्वेज के ज़रिए समझाना है तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता था। और अब मॉडर्न एज के जो नौजवान हैं उनके लिए मीम्स कम्युनिकेशन का एक ज़रिया भी है। बहरहाल एक ये खबर है, काबोसो का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है ये अब इंटरनेट की दुनिया में हमेशा रहेगा। और एक आलमी जो मीम्स हैं और उनमें एक बड़ा मकाम भी काबोसो का हासिल है। बिल्कुल जनाब। और ये ब्लॉग पोस्ट एक 2010 में शेयर उस पर की गई इनकी तस्वीर, और उसके बाद जो है इस कुत्ते को हमने देखा कि हर मीम पे तस्वीर बनी होती थी, वायरल हो गया। और इसी तरह होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन सोशल मीडिया पे चीज़ है, कभी आप पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं और आपको पता चले कि जिस शनाख्त की बुनियाद पर आप ज़िंदगी जी रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी शनाख्त मौजूद है। लेकिन जब आप 60 साल के होने लगे और एकदम आपको पता चले कि जो आपने शनाख्त समझ रखी है वो आपकी शनाख्त है ही नहीं, तो कैसा फील होता है? बहुत दुख होगा। और खास तौर पे उस शनाख्त के साथ आपके बेनिफिट्स जुड़े हों, आपकी लाइफ सिक्योरिटी जुड़ी हो, आपकी जो ओल्ड एज बेनिफिट हैं वो जुड़े हों। और ऐसा ही हुआ एक अमेरिकी शहरी के साथ, जिनको 60 साल के बाद ज़िंदगी गुजारने के बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा धचका लगा कि उनके पास जो है वो वहाँ की शहरियत ही नहीं है, और इसकी वजह से वो सोशल सिक्योरिटी जो है वो उस टाइम पे नहीं हासिल कर सकते, उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते, और उनको एक ख़त मौसूल हुआ। इतना यकीन था उन्हें कि वो अमरीकी शहरी हैं, उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। जब रिटायरमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया और अपने बेनिफिट्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो उनको जवाबी ख़त ये मिला कि आप तो अमेरिका के शहरी नहीं हैं, आप कनाडा में पैदा हुए। अब उनका ये कहना है कि मैं तो 2 साल का था जब से अमेरिका में रह रहा हूँ। अब 2 साल के जब वो अपने वालिदैन के साथ अमेरिका शिफ्ट हुए, उसके बाद से अपने आप को या फिर उनके वालिदैन ने उन्हें अमेरिकी शहरी रजिस्टर नहीं करवाया, जिसकी वजह से अब वो बाकायदा उनको जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलने थे उसके साथ साथ अब उनकी शहरी शनाख्त भी खतरे में। और उनका अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया। हालांकि उनकी मदर जो है वो कैनेडियन थी, दादा दादी जो थे वो जर्मन थे, लेकिन जब पेरेंट्स अमेरिका आए तो बच्चे का इंदिराज बीइंग शहरी नहीं कराया और वो वहीं पे जॉब करते रहे। 60 साल गुजर गए और अब इस केस में जो भी पेशरफ्त हुई हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की इकॉनमी भी मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिल के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अरब अमारात एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें $10 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी। हम देख रहे हैं मुआशी मैदान में पाकिस्तान को जो सबसे पहली ज़रूरत थी वो इंतखाबात के बाद मुआशी इस्तेहकाम था, और SIFC के क़याम के बाद पाकिस्तान की सियासी जमातों की जानिब से जब हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया तो उसके बाद पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को फ़ौक़ियत दी गई और मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं और उनको तवील मुद्दती प्लानिंग के तहत आगे लेकर चला जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत तमाम तर मामलात के हवाले से मुख्तलिफ इजलास भी होते हैं, इस हवाले से बात भी होती है। तो जो मुआशी बेहतरी आ रही है, जो इंडिकेटर्स शो हो रहे हैं, उसी पर बात करेंगे हम मुआशी उमूर के माहिर सलमान नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम देखें कि मुआशी जो हमारे इशारे हैं, इंडिकेटर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में कीमतें कम हो रही हैं। अब अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, तो वहाँ पर भी कीमतें कम हो रही हैं। तो ये तमाम तर मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने इंट्रो में आपने बताया, पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स में काफ़ी पॉजिटिविटी आई है और जब से SIFC का क़याम अमल में आया है, जिसे सिविल मिलिट्री हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, और बल्कि इसको मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक तरीके से कहता हूँ,
और तकरीबन साल सवा साल के अरसे में मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स में एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट जो है वो आई है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की जो रिजर्व है वो मोर देन $9 बिलियन पर हैं और तकरीबन सवा 2 महीने से ज़्यादा का हमारा इम्पोर्ट कवर इस वक्त मौजूद है। करेंसी भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, करंट अकाउंट सरप्लस मौजूद है, हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है। एक्सपोर्ट इस साल तकरीबन पिछले चंद महीनों में तकरीबन 25% एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। और साथ साथ जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आपने जिक्र किया है, हमारे डेलीगेशन आ रहे हैं, सऊदी अरब से आया, ईरान से आया, और अभी यूएई से भी जो है $10 अरब के एमओयू साइन हुए हैं। और हो सकता है जून के फर्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर जो है चाइना का विजिट करें। तो बड़ी भरपूर इस हुकूमत की कोशिशें जारी हो रही हैं, और इन्होंने कहाँ से 1 साल पहले पाकिस्तान के क्या हालात थे वहां से जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उठाए, तो आज हमारी जीडीपी ग्रोथ का जो इस वक्त इस साल का तखमीना लगाया जा रहा है वो 2% से ज्यादा है, जबकि उस वक्त पॉइंट समथिंग जीडीपी ग्रोथ थी। तो चैलेंजेस मौजूद हैं। आइंदा अभी बजट आएगा, उसके बाद आईएमएफ से ट्रांजैक्शंस होना है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी, तो हमारे चैलेंजेस स्टिल मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से इन हालात में एसआईएफसी और मौजूदा हुकूमत ने इन तमाम सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से काम करा है वो काबिल तारीफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को डिफॉल्ट का कोई खतरा दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल सलमान साहब, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड जो हम कर रहे हैं उसको मुस्तहकम करने के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात कर रही हैं, देखें एसआईएफसी का जो बुनियादी मोटो ही यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर, ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर बल्कि लोकल इन्वेस्टर, इनको फैसिलिटेट करना है, इनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे कंसंट्रेट करना है। जो हर्डल्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट के दौरान हर्डल्स आती रही हैं, होती रही हैं हमेशा माजी में, उसको दूर करना, उसे और उन्हें बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड करना, उन्हें श्योरिटी देना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल करना, क्योंकि सारा मसला कॉन्फिडेंस का है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है, एग्रीकल्चर में, मिनरल्स में, माइंस में, आईटी सेक्टर में। आईटी की एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त पाकिस्तान में बढ़ी है। तो इन तमाम सेक्टर्स में पाकिस्तान में बड़ा अच्छा स्कोप मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटेशन की और सहूलतों की जरूरत है, और उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की जरूरत है, जो एसआईएफसी भरपूर तरीके से कर रही है। अच्छा सलमान साहब, हम देखते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की काफ़ी बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है। एक बड़ा हिस्सा है हमारा मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस का, या फिर अब हम स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं तो हुकूमत इनको भी इनकरेज कर रही है। बताइएगा बतौर माशी उमूर, माहिर माशी उमूर, आप कैसे देखते हैं स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं हमारे नौजवान, ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में? जी बिल्कुल, मैंने जिक्र किया कि आईटी के एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, लेकिन काफी स्कोप मौजूद है। इसके लिए आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं, आईटी सेंटर खोले जा रहे हैं। अभी हाल ही में लाहौर में एक जो है वहाँ की चीफ मिनिस्टर ने जो आईटी पार्क का इफ्तिताह किया है। मजीद दूसरे शहरों में भी जो है इस तरह के पार्क्स खुले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जाहिर है हमारे पास स्किल लेवल की कमी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे पास पावरफुल इंटरनेट की सहूलत है, पावर शॉर्टेज के प्रॉब्लम आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करके जो है वो करा जा रहा है, और इसमें इंशाल्लाह ताला देखें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी स्कोप मौजूद है। और टैक्सेशन की सहूलियात प्रोवाइड की जा रही है, और आने आने वाले बजट में हमें उम्मीद है कि आईटी पे मजीद टैक्सेशन की सहूलियात फ्राहम की जाएगी। तो ये सारे वो इक़दाम हैं जिससे शायद कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह ताला इसमें हम ज़बरदस्त ग्रोथ देखें। सही। सलमान साहब, एट द एंड एक छोटा सा कमेंट आपका चाहिए है कि हम देख रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाने भी हुकूमतें बढ़ रही हैं, दीगर ममालिक के साथ भी जो हमारे मीटिंग्स हुई हैं, ताल्लुकात हैं, उनमें भी इस चीज़ के हवाले से बात की जाती है कि हमारी जो है प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएगा। अब ये प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना कितना ज़रूरी है, आपका एक छोटा सा कॉमेंट रिक्वायर्ड है। नहीं, बहुत ज़रूरी है और बहुत हौसला अफजा है। और बिटवीन मुल्कों के दरमियान भी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन हैं। और अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सऊदी जो इन्वेस्टर्स आए थे तो बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन कॉन्टैक्ट हुआ। और इसी तरीके से पाकिस्तान में थर की मिसाल है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बड़े कामयाब रिजल्ट्स आए हैं। और क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म, एक अच्छी सहूलियात मिल जाती है, हुकूमत चूंकि जाहिर है उसके दीगर काम होते हैं और
कारोबार देखना जाहिर है प्राइवेट सेक्टर का काम होता है, तो लिहाजा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बड़ी अहमियत हासिल है। बिजनेस टू बिजनेस मैन कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है और इस पर यह काम हो रहा है और इंशाल्लाह आइंदा इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान हफीज साहब, आपने वक्त दिया। सुबह पाकिस्तान में पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें, मुआशी सूरत हाल में इंडिकेटर्स ये वाजे कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हमारा 100 इंडेक्स हो या फिर जो मुआशी सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं और अब कीमतें सस्टेनेबल होने के बाद अब कीमतों में कमी आना शुरू हुई और इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाने के हुकूमती अज़्म का ये वाज़ेह सबूत है कि वर्ड्स नहीं एक्शंस बता रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। हम देखते हैं कि जब हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या हुकूमती सतह पर पार्टनरशिप हो, उसका जो असर होता है वो आवाम पर होता है और मस्बत असर जो है वो असरात मुरतब भी हो रहे हैं और हम तक आ भी रहे हैं। जहां हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमत कम हुई, इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों के रेट जो है वो कम हो गए हैं और वही चीज़ जो पहले हम थोड़ी सी ज़्यादा पैसों की लेते थे अब हम कम लेते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बजट की जाने भी हम बढ़ रहे हैं। खैर हुकूमती लेवल पर भी बजट के हवाले से हम इजलास हो रहे हैं, अपने भी लाइफ के हमने बजट सेट करने हैं। तो रिजवान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसमें ही गुजारा करना सीखें, बिकॉज हम समटाइम्स बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं और ब्लेम कर देते हैं हुकूमत को। तो इस पर आपने अपनी लाइफ का जो अपना महीने का बजट है वो भी प्लान करना है और इस चीज़ को मद्देनज़र रख के प्लान करना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ और हमारी नीड्स क्या हैं। हम लग्जरीज़ की तरफ जाते हैं और समटाइम्स अपनी नीड्स पूरी नहीं कर रहे होते, तो इस पर आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया तो अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। सुबह पाकिस्तान में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।